गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बैठिए। नीचे थोड़ा एकेडमिक हेड आ गए थे यहाँ के, तो फिर थोड़ा सा बातचीत हुई उनके बीच में। फिर मैं एकदम क्लास के लिए आता तो अच्छा नहीं लगता, तो 2-4 मिनट उनके साथ स्पेंड किए, फिर इसलिए लेट हूँ थोड़ा सा, जो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग ये पूंजीगत प्राप्तियां पढ़ रहे थे पिछली क्लास। उनका जो पहचान चिन्ह होता है वो दो में से कोई एक हो रहा हो तो आप उनको बता सकते हो कि वो पूंजीगत प्राप्ति है या नहीं। मतलब संपत्तियां कम हो रही हो, संपत्तियां कम होके पैसा आ रहा हो, तो आप कैपिटल रिसीट कहोगे उसे। दूसरा है कि लाइबिलिटी बढ़ के आ रहा हो, तो भी आप उसको पूंजीगत प्राप्ति कहोगे। तो लाइबिलिटी कब बढ़ती है? जब आप उधार ले रहे होते हो। सबसे जो जाना माना तरीका है जो हमारे आम जीवन से जुड़ा हुआ है, वो तो आप अच्छे से जानते हो कि हम किसी से उधार लेंगे तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी उनके प्रति। और दूसरा, उतना आप नहीं जान रहे होते हो, वो जमा होती है। मतलब कोई किसी के पास पैसा जमा करा देता है, तो जिसके पास जमा कराया गया वो उसके लिए वो लाइबिलिटी हो गया, राइट। और भारत सरकार को जो पैसा आता है जमाओं के फॉर्मेट में, वो लोक लेखा निधि में जमा होता है, जो कल की क्लास में लास्ट में अल्प बचत संग्रहण करके जो हम लोग लिख रहे थे, ये अल्प बचतें होती है। ये हमारी साइड से बोलते हैं, मतलब हम लोग छोटी अमाउंट की जमाएं, ज्यादा बड़ी इसमें ऐसा नहीं कि 5 करोड़ जमा करा दिए आपने भविष्य निधि के अंदर, उसके लिए फिर आप बैंकों में जाइए या और कहीं जाइए। स्मॉल सेविंग स्कीम नाम ही होता है ना, अल्प बचत योजना है। और ये हमारे लोग, कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको नॉलेज नहीं होता है, तो कोई कमेटी ज्वाइन कर लेते हैं। आपने देखा होगा कमेटियां चलाते हैं लोग, दिल्ली में काफी चलती है कमेटियां बोलते हैं उनको। जूलर्स भी कमेटी चलाते हैं, कहते हैं आप 5-5 हजार, 2-2 हजार, 1-1 हजार की कमेटी चला रहे हैं, हर महीने आपका पैसा जमा करते हैं वो, फिर ड्रॉ निकालते हैं, उसमें से एक स्लिप निकालते हैं। मान लो 5-6 हजार रुपए की है और 12 महीने तक आपको 5-5 देना है, तो 60 हजार अमाउंट जाएगी। 60 हजार, तो उसमें बॉक्स में से एक स्लिप निकालेंगे, जिसके नाम निकल जाएगी उसको 60 हजार रुपए की ज्वेलरी दे देंगे वो, और उसको आगे पेमेंट भी नहीं करनी, उसका निकल गया, वो खत्म हो गया किस तरह से। तो आदमी इस लालच में आ जाता है कि चलो हमारा कभी बीच में निकल गया, शुरू में निकल गया, तो हमें 60 हजार का सामान मिल जाएगा, और मतलब गहने का गहना बन जाएगा और हमें देना भी नहीं पड़ेगा। और किसी का माना कि नहीं निकला, लास्ट तक नहीं निकला, तो लास्ट में उनकी टोटल पेमेंट 60 हजार रुपये आई, टोटल मिला के, तो 60 हजार का आइटम उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो लोग सोचते हैं, महिलाएं सोचती खास तौर से, कि इससे हमें कोई नुकसान वाली बात तो है नहीं। अगर हमारा नाम का स्लिप नहीं निकला, स्लिपें कम होती जाएगी ना, मतलब शुरू में एक आदमी की निकल गई, उसकी स्लिप हट जाएगी, फिर बार बार उसकी नहीं डलेगी, फिर जो है उनमें से किसी की निकलेगी, ऐसे करके वो स्लिपों की संख्या भी कम होती जाएगी, और प्रोबेबिलिटी जो आप पढ़ते हो वो ज्यादा होती जाएगी, मतलब आपके आने की। और अगर नहीं भी निकला, माना कि किसी किस्मत ही इतनी खराब है कि निकला ही नहीं, वो 60वें किस्त पे आ गया, मतलब सॉरी 12वीं किस्त पे आ गया, मतलब एक महीने, एक साल की बता रहा हूँ, हर महीने 5-5 दे रहे हैं, 12वीं किस्त में तो वो अकेला ही रह गया, बाकी तो सब निकल गए। तो उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो कहेंगे कि आप 60 हजार का कोई भी सामान ले लो, आपने हमें टोटल मिला के 12 महीने में 60 हजार दिए, तो 60 हजार का सामान आपको भी देंगे। तो महिला सोचती है कि हमारा पैसा इकट्ठा भी हो रहा है, नहीं भी मिला तो क्या हो गया, लास्ट में 60 हजार हमने टोटल मिला के दिए, तो 60 हजार का सामान भी तो दे रहे हैं। ये जूलर्स ऐसे ये कमिटी टाइप की सिस्टम है, ग्रुप बना देते हैं ऐसे। अभी मैंने देखा कैंप जो है ना, किंग्सवे कैंप का नाम सुना होगा, एक जूलर है, अब नाम तो ऐसे नहीं लिया जा सकता, हालांकि वो तो भाग गए यहाँ से, लेकिन वो ऐसे ही कर गए, 100 ग्रुप बना रखे थे,
और चलाए जा रहे हैं पिछले 15 साल से, 20 साल से, जो भी है। अब जो भी उनकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हुई, वो यहाँ से रातों रात खाली करके भाग गए। अब जिनकी कमेटियों के पैसे, अब वो कहाँ मिलेंगे? आप तो कह रहे हो कि 12 महीने पूरे होने पर आपको सारा मिल, वो बीच में गायब हो गया आदमी। फिर एक सज्जन मेरे को मिले जो मेरे परिचय में थे, तो मैंने कहा वो स्लिप है क्या आपके पास, वो कार्ड बनाते हैं आपका, मेंबरशिप कार्ड बनाया, वो लाओ आप मेरे को एक बार। तो मेरे को जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, सिवाय इस बात की कि आपकी टिक लगे हुए इतनी जा चुकी है। ऊपर न फर्म का नाम है, नीचे न साइन है। मैंने कहा आप पढ़े लिखे हो, ये आपने देखा नहीं कि इसके। फिर मैंने कहा अब मैं किससे बात करूं, वो तो आदमी भाग चुका है, नहीं तो मेरी बात कराते मेरे को ले चलते आप। मैं कहता उनको कि रिजर्व बैंक अलाउ नहीं करता है, डिपॉजिट रेगुलेशन रिजर्व बैंक के हाथ में है। अब आपको थोड़ी सूचना होती, मेरे को ले चलते, तब तो मैं सारा निकलवा देता आपका। लेकिन अब वो भाग गया, तो अब तो कुछ है नहीं। ऐसे जो अनजान, मतलब लालच में आके, जिस दिन हमारी जिंदगी से लालच खत्म हो जाएगा, उस दिन हम कई समस्याओं से बच जाएंगे। लेकिन ये लालच ही तो खत्म नहीं होता, कुछ ना कुछ हमारे मन के अंदर। एक मेरा स्टूडेंट था, वो हिमाचल का था, उसके फादर ने मेरे से बात करी एक बार, कि सर से बात करा। बोले सर एक स्कीम आई हुई है, तो उसमें हमें 3 गुना मिलेगा साल के एंड में। 10,000 देंगे तो 30,000 मिलेगा। मैंने कहा दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती जो आपको 3 गुना एक साल में करके दे दे। इसलिए हमारी राय आपसे ये है कि आप इसमें मत जाओ। लेकिन वो आदमी मानता कहाँ है? अच्छा, इनको पोंजी स्कीमें कहते हैं, आप हिंदू में कभी कभी पढ़ोगे। एक पोंजी नाम का आदमी था, वो ऐसे ही स्कीमें चलाता, मतलब उसने ऐसा मॉडल बनाया। वो क्या करते हैं कि इसमें पैसा देंगे कहाँ से? पैसा तो वहां से मिलेगा ना जहां वो कहीं लगाएंगे, वहां से रिटर्न आएगा तभी तो आपको देंगे। मैंने कहा उनके पास कोई प्रोजेक्ट है जो आपको 3 गुना करके देगी? आपने पूछा उनसे कि किस चीज में पैसा लगाओगे, 3 गुना कहाँ से देंगे वो? सर ये तो हमें नहीं पता, हम तो भेड़ चराते हैं। तो मैंने कहा भेड़ चराओ ना, ये काम में क्यों उलझ रहे हो? कोई गरीब आदमी रहे होंगे, वो लड़के ने बात करवा दी मेरी कि सर हम तो नहीं जानते, हम तो किसान लोग हैं, भेड़ चराते हैं। तो मैंने कहा आप किसानी करते रहो, इसी में कुछ अच्छा करो, ये कोई फायदे वाली बात नहीं है। अब ये पोंजी ने जो मॉडल बनाया, उसमें वो क्या करते हैं, मेंबर बनाने के लिए कहते हैं। जैसे कि आपने ज्वाइन किया, फिर कहेंगे आप, और आप भी मेंबर बनाओ तो आपको एक कमीशन मिलेगा। तो उनका मॉडल किस चीज पे काम करता है, जितना पेमेंट का नंबर आता है उससे ज्यादा वो मेंबर बनाते हैं, तो जो मेंबर का पैसा आता है उसी को पिछले वाले को दे देते हैं। मतलब जैसे मान लो मेरे को, मेरा साल पूरा होना जा रहा है, तो मेरे को 30,000 रुपये देंगे, वो मैंने 10 दिए उनको। इसी दौरान वो क्या करते हैं कि इतने मेंबर बना लेते हैं कि उनके पैसे को घुमा के मेरे को दे देते हैं, वो अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। ऐसे वो चलता है, जहां उनका पॉइंट खराब हो जाता है वहीं से उस स्कीम को बंद करके गायब हो जाते हैं। आप यहाँ की बात करें, मैं करोल बाग पढ़ाने गया अभी बीच में इंग्लिश मीडियम वालों को। अब मैंने क्या, मैं तो स्टॉक मार्केट भी आता है, आपकी क्लास में भी आएगा। वो सब इंटरेस्ट पैदा हो जाता है जब पढ़ाई करते हो ना, इंटरेस्ट आने लग जाता है। मैं बाहर निकला और एक स्टूडेंट आके मेरे को मिला, सर मैं गुजरात का हूँ, और ये फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या सही है? तो मैं तो समझ गया, मैंने कहा ये सवाल क्यों पैदा हुआ। मैंने कहा फॉरेक्स ट्रेडिंग में हो आप? बोले मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने पैसा लगा रखा है कहीं पे, जो हमें 5% रिटर्न मिलता है। यानी कि 1 लाख रुपए अगर हमने दिए, तो हमें 5,000 पक्का देते हैं वो। मैंने कहा कितने टाइम से चल रहा है ये? सर हो गया मेरा, हमें तो 1.5-2 साल। मैंने कहा तो आपको क्या लगता है? मैंने कहा ये तो इलीगल है। बोले कैसे इलीगल है? मैंने कहा जो पेयर्स में वो ट्रेड करते हैं फॉरेक्स में, वो पेयर इंडिया में अलाउड नहीं है। मतलब वो जोड़ी बनाएंगे डॉलर वर्सेस येन के साथ, और ये जोड़ी हमारे इंडिया में अलाउड नहीं है। हमारे इंडिया में एक तरफ इंडियन रुपी होता है, दूसरी तरफ फॉरेन करेंसी होता है। जैसे कि डॉलर, डॉलर रुपी पेयर बनेगा, रुपी येन पेयर बनेगा, रुपी पौंड पेयर बनेगा। येन, येन वर्सेस डॉलर नहीं बनेगा। तो मैंने कहा आप मेरी राय, मतलब मेरे को पूछ रहे हो ना आप, मतलब आपने मेरे से पूछा तो क्या सोच के पूछा कि मैं आपको सही गाइड करूंगा, यही सोच के पूछा ना।
तो मैंने कहा 5,000 रुपए के लिए कानून को जेब में डाल के मत चलो, क्योंकि किसी दिन फंसोगे तो फिर बुरा हाल हो जाएगा आपका, जवाब देने देते हुए भी नहीं बनेगा, और ईडी वगैरह दे विल बी टेकिंग इट क्वाइट सीरियसली। देखो वो सरस्वती बैठी हुई होती है, समझ लो ऐसे। मैं तो उसको समझा के और चला गया क्लास के लिए, इधर आ गया। समय निकल गया और मैंने पीछे, मैंने कहा उसका नाम क्या है जिस जो काम कर रहा है ये, जिसके अंडर में? बोले लविश चौधरी करके उनका नाम है। वो मेरे दिमाग में बैठ गया। अभी मैंने करीब 15 दिन पहले पढ़ा कि वो यूपी वगैरह जहां भी उसका नेटवर्क था, वो सबको कैच कर लिया ईडी ने, सब प्रॉपर्टीज अटैच हो गई। वो दुबई में बैठा हुआ है। अब वो उनके हाथ में कितना आएगा और नहीं आएगा, ये तो प्रत्यर्पण संधियों पर डिपेंड करता है। लेकिन जिस नेटवर्क से वो बच्चा जुड़ा हुआ था इंडिया में, वो तो उस नेटवर्क को पकड़ेंगे ना। आपने कैसे मेंबरशिप ली, कैसे गए? अब भारी पड़ गया होगा उस लड़के को। वो समझ ही नहीं पाया होगा कि इतना जल्दी कैसे हुआ, इस सबसे तो हम मिले ही थे अभी। मेरे पास तो उसका नंबर नहीं था। ये तो बात करके आ गया, लेकिन मेरे याद था मुझे कि उसने ये नाम लिया था, और ये मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ। सो इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट मनी और ये सब चीजें। इसलिए हमारी सरकार क्या करती है, एक स्कीमें चलाती है। सुकन्या समृद्धि में जमा करा दो, पोस्ट ऑफिस में जमा करा दो, भविष्य निधि में जमा करा दो, किसान विकास पत्र ले लो, राष्ट्रीय बचत पत्र ले लो। इसमें टैक्स में भी छूट है, इनकम टैक्स में छूट मिलती है इसमें। तो आम की आम गुठलियों के दाम जिसको आप कहते हो, वो होता है इसमें कि आपको टैक्स में भी छूट है, प्लस आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है। और बैंकों की ब्याज दर जितनी होती है उससे ज्यादा होती है सरकार की ब्याज दर। प्लस आप एक चीज और सुनो कि बैंकों में जमा 5 लाख रुपए तक के जमा पे आपको गारंटी होती है सर, मतलब आरबीआई की। और अब 15 लाख करने की बात चल रही है। लेकिन सरकार के साथ अगर आपने जमा करा रखा है तो इसमें कोई सीमा नहीं है। तो आपका बैंकों में पैसा डूब सकता है, सरकार के साथ नहीं डूबेगा। आपने ये तो पढ़ा ही होगा ना कि बैंकों में जमा 5 लाख रुपए तक की राशि पर सर इसकी आरबीआई की गारंटी होती है। आरबीआई की भी एक कंपनी, वो मैं बताऊंगा बैंकिंग पढ़ाते समय। तो लेकिन सरकार के साथ ये नहीं है। सरकार के साथ तो आपने जितना पैसा रखा, 5 लाख हो तो 5 लाख, 20 लाख हो तो 20 लाख, वो सब सरकार आपको देगी। तो देगी मतलब, इसलिए हमने स्कीमें चला रखी। अच्छा, इस स्कीमों के साथ सरकार को फायदा क्या होता है कि कुछ ना कुछ पैसा तो सरकार को लिक्विडिटी के रूप में रहता है ना, जिसका वो यूज कर सकती है। और बाकी मार्केट बोरोविंग्स है। तो पूंजीगत प्राप्तियों में दो आइटम ऐसे हैं। बाजार से उधार लेते हो तो देयता बढ़ती है, ये पूंजीगत प्राप्ति है। और लोग पैसा जमा कराते हैं तो भी देयता बढ़ती है, ये पूंजीगत प्राप्ति है। और विनिवेश भी पूंजीगत प्राप्ति है, लेकिन ये संपत्तियों से जुड़ी हुई है, मतलब संपत्ति कम करोगे तो ये पैदा होगी। और रिकवरी ऑफ लोन मैंने बैलेंस शीट बना के आपको बताया था कि लोन भी हमारी संपत्ति होते हैं। अगर हमारी लोनों की रिकवरी हो रही है तो हमारी असेट कम हो रही है, असेट कम हो रही है तो हमें इनकम आ रही है। तो वो क्या माना जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति। तो हमने एक टिप्पणी भी करी थी कि पहली दो, फर्स्ट और सेकंड वाली एनडीसीआर है, मतलब ये लिखा के मैंने क्लास छोड़ी थी पिछली वाली। तो पूंजीगत प्राप्तियां पूरी हो चुकी है, और राजस्वगत प्राप्तियां भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब जाहिर सी बात है खर्चों का नंबर आएगा। तो आप अगला हेडिंग लगाइए, सरकारी खर्च।
तो यहाँ तो इसे समझने जैसा कुछ नहीं है। अगला हेडिंग ये लगाएंगे इसके बाद। तो आई के लिए तो सोर्स देखते हैं, जिससे आपको बोला था कि इनकम का विशेषण लगाने के लिए ये देखना पड़ेगा कि सोर्स क्या है। अब खर्च है तो उसका परिणाम क्या है, मतलब खर्चों खर्चों के आगे कुछ लिखोगे तो ये वर्गीकरण किस बात पर डिपेंड करेगा कि खर्च का परिणाम क्या हुआ। यानी अगर आपने खर्चा किया और उससे संपत्ति बन गई तो संपत्ति परिणाम हुई ना। अगर आप किसी की संपत्ति छीनते नहीं हो, कब्जा नहीं करते हो, तो संपत्ति कैसे बनती है? अपने आप तो नहीं बनती है। खर्च करोगे तभी प्रॉपर्टी बनेगी ना, या किसी के घर पे कब्जा कर लोगे। मतलब कर भी सकते हैं करने में तो, लेकिन इकोनॉमिक्स में वो नहीं पढ़ा जाता है। मैंने कहा वैधानिकता पढ़ी जाती है। तो खर्च का परिणाम अगर प्रॉपर्टी हुआ, प्रॉपर्टी बन जा रही है, या फिर कोई दूसरा हो रहा हो, जैसे कि किसी से आपने कर्जा ले रखा है तो वो कम हो जा रहा हो। तो वो कम कैसे होगा? क्योंकि आप उनको दे रहे हो कि भाई हमारे ऊपर आपका कर्जा है, तो ये आप रख लो, बाकी जो बचेगा आगे देखेंगे, मैं ऐसे धीरे धीरे उतारता रहूंगा। तो ये खर्चा तो अच्छा ही हुआ देखा जाए तो, मतलब संपत्ति बना रहा है, या कम से कम हमारे ऊपर जो लाइबिलिटी है उसके भार को कम कर रहा है। तो ये दो में से कोई एक घटना घटित हो रही हो तो आप ऐसे खर्चों के आगे मतलब सॉरी, मेरे थोड़ा उल्टा बोल गया इसमें, ये दोनों चीजें नहीं हो रही हो, ऐसा माफ करना, मुझे वो पूंजीगत चल गया। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि खर्च का परिणाम क्या है। तो खर्च का परिणाम अगर संपत्ति है या कर्जा उतर रहा है तो वो अलग तरह का हो गया। और अगर उन दोनों में कोई परिणाम नहीं आ रहा है इस तरह का, वो अभी हम पढ़ रहे हैं। मतलब तो ऐसे सरकारी खर्चे जिनसे न तो पब्लिक एसेट बन रही है, एक खर्चे से बनती है, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनसे नहीं बनती है। ये नई में चल रहा है ना, पब्लिक एसेट भी नहीं बन रही और लाइबिलिटी भी कम नहीं हो रही है, इनको अलग कर दो। और एक खर्चा ऐसा होता है जिसमें या तो संपत्ति बन रही है या लाइबिलिटी कम हो रही है, जो मैं शुरू में बोल रहा था आपको। मैं राजस्व खर्च नहीं समझा रहा था, मैं परिणाम समझा रहा था कि खर्च का परिणाम क्या हुआ। तो खर्च का परिणाम अगर प्रॉपर्टी हो गया, या खर्च का परिणाम लाइबिलिटी
कम करना हो गया तो ये खर्चे अलग कर लो, इसके आगे अलग नाम लगेगा। और जो खर्चे ऐसे हैं जो दोनों में से कोई प्रभाव नहीं छोड़ते, वो अलग तरह के हो गए। न तो संपत्ति बनती है, न देयताएं कम होती है। वो खर्चे उन खर्चों से अलग होते हैं जो संपत्ति बनाते हैं या देयताओं को कम करते हैं। ऐसे भाई क्राइटेरिया होगा ना, क्राइटेरिया से क्लासिफिकेशन होगा। आपके पास क्राइटेरिया कुछ है ही नहीं है तो वर्गीकरण किस आधार पे करोगे? बीपीएल एपीएल की क्राइटेरिया क्या है? मतलब गरीबी की रेखा। गरीबी की रेखा लानी पड़ेगी। हो सकता है आने वाले टाइम में भारत में स्मार्टफोन गरीबी की रेखा बन जाए कभी। क्यों? क्योंकि स्मार्टफोन नहीं होने का मतलब समझ लेना कि ये व्यक्ति लगता काफी गरीब है, क्योंकि इसके पास स्मार्टफोन नहीं है। मतलब कई लोगों के पास है, इसके पास क्यों नहीं है? का मतलब लगता है बेहद गरीब दिखता है। वो दिन दूर नहीं है, आने वाले टाइम के अंदर स्मार्टफोन भी एक क्लासिफिकेशन का पॉइंट बन सकता है। सारी चीजों से मुक्त होकर स्मार्टफोन के अंदर, स्मार्टफोन वही लेगा जिसको रोटी वगैरह वगैरह, रोटी से बाहर निकलेंगे ना। ये ऊर्जा की बात करते रहेंगे। अब तो ऊर्जा की बात भी हमने चेंज कर दिया तेंदुलकर कमेटी के आने के बाद। शिक्षा स्वास्थ्य को भी डाल दिया, तो क्या इतना ही इसी पे रहेंगे? आने वाले टाइम में हमें और मानक बदलना पड़ेगा, समय के अनुसार बदलना पड़ता है। तो आने वाले टाइम में ये भी हो जाएगा कि स्मार्टफोन जिसके पास नहीं है वो गरीब है, ऐसा भी मानक बन सकता है। तो आपने मानक किसको बनाया? स्मार्टफोन को। यहाँ मानक कौन है? प्रॉपर्टी है या लाइबिलिटी है? एक ही बात दिमाग में बिठा लेना। प्रॉपर्टी बन रही है कि नहीं बन रही है, या लाइबिलिटी कम हो रही है या नहीं हो रही है, ये है मेजर चीज। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आप इनको क्या बोलोगे? राजस्व। तो ऐसे सरकारी खर्च जिनसे न तो पब्लिक एसेट्स का निर्माण होता है और न ही पब्लिक लाइबिलिटीज कम होती है। अब सवाल ये खड़ा हो गया कि एग्जाम्पल क्या है इसके, तो वो मैं दूंगा। आप इसके नीचे देखो, मूलधन अलग होता है। एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, एक बॉन्ड लेते हैं। ये आगे पढ़ाऊंगा वैसे। ये 100 रुपए की बॉन्ड है सपोज, और 10% इस पे सालाना ब्याज देता है बॉन्ड। तो देयता इसको कहते हैं। ये प्रिंसिपल अमाउंट है। मूलधन क्या है? 100 रुपए। वो नहीं देता है, और सरकार इसको देयता में कन्वर्ट नहीं होने देती। हर साल, कल आपको स्वर्ण बॉन्डों की बात करी थी, 100 ग्राम बॉन्ड लेते हैं यहाँ पे, इसको भी छोड़ देते हैं, कल वाला उठाते हैं। 100 ग्राम का एक बॉन्ड है और 2.5% इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। मैंने कल आपको बोला कि 6-6 महीने के गैप में वो इसके दो टुकड़े कर देती है ना, ऐसे 1.25% का एक टुकड़ा और 1.25% का दूसरा टुकड़ा। आपको इतना मौका भी नहीं देती कि आप कंपाउंडिंग करो। मतलब 100 ग्राम का आपने ये लिया बॉन्ड, तो जब 6 महीने निकल जाएंगे तो उस समय गवर्नमेंट देखेगी कि 1.25 ग्राम सोना, मतलब 100 ग्राम का 1.25%, 1.25 ग्राम सोना का मार्केट वैल्यू क्या बनेगा। आपका अकाउंट इससे जुड़ा हुआ रहता है, जो बैंक अकाउंट होता है ना, ये आपकी बैंक अकाउंट है। इसमें भेज देगी सरकार पैसा, इसके अंदर क्रेडिट हो जाएगा पैसा, आपको मैसेज आ जाएगा फोन पे।
अगर आप बॉन्ड भूल गए हैं तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ये किसका आया किसका है, अरे अच्छा वो बॉन्ड का दिखता है, भूल जाते हैं कई लोग। एक जो सुसाइड का केस आया था साउथ इंडिया, जेपीएससी टॉप पर उनकी मॉम और ये सब, जो उनका बारे में मैंने अखबार में पढ़ा कि उनके पास 100 ग्राम बॉन्ड थे सोने के। जो एग्जाम्पल मैं 100 ग्राम का दे रहा हूँ ना, उनके पास ऐसे बॉन्ड निकले, सोने सोने वाले बॉन्ड्स उनके पास, अलग अलग टाइम पे कुछ कुछ लिया होगा। तो अब आप ये बताओ कि इसमें लाइबिलिटी, ये 2.5% लाइबिलिटी है या 100 ग्राम लाइबिलिटी है गवर्नमेंट पे? 100 ग्राम लाइबिलिटी है। अब सरकार जब जब ये देगी 6 महीने पर, तो क्या इसमें से माइनस होगा? देयता कम होगी क्या? नहीं होगी। तो ब्याज भुगतान करने से देयता कम नहीं होती, क्योंकि ब्याज देयता नहीं होता। अगर ब्याज देयता होता तो ब्याज देने से देयता कम हो जाती। एक बीपीएससी के उसमें आया था ये सवाल, तो एक स्टूडेंट ने इसको गलत कर दिया। अब उसने मेरे को एक व्हाट्सएप किया कि सर इसका उत्तर क्या होगा, तो मैंने उत्तर नहीं भेजा उसको, मैंने ये लिख के भेजा कि सी माई क्लास नोट्स। जब क्लास नोट्स देखे तो गलत हो गया, फिर वो यहाँ आया मेरे को मिला, बोले सर मेरा गलत हो गया। मैंने कहा कोचिंग तो आपने दिल्ली में करी, आगे बैठे रहते थे, मेरी क्लास में आगे बैठे रहते थे आप। ये तो वैसे होगा कि काशी में जाके भी मुक्ति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि माइंड सेट कहीं और चल रहा था, क्लास में बैठे हुए थे, क्योंकि दिल्ली का सुनहरा अवसर उस बच्चे को मिला था। और आपको कहूँगा मेरे पास, मेरे को याद बच्चे पता नहीं क्यों रह जाते हैं। जैसे वो एक यादव जी थे, मैंने बोला कि आपके नाम के पीछे यादव लिखते हो, बड़े खुश हुए कि सर आपको अभी भी याद है। ऐसे उनका नाम भी याद है मुझे, जिस सज्जन की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, बस इतना समझ लो। कुछ दिनों पहले उनका फोन आया मेरे पास, लगभग 3-4 महीने पहले, कि सर मैं फलाना फलाना बोल रहा हूँ। मैं समझ गया, मैंने कहा अच्छा बताइए। सर आपको याद हो मैं आपसे पढ़ा हूँ? मैंने कहा बताइए आप क्या काम क्या था? नहीं सर कोई जॉब की आवश्यकता थी। बताइए कितनी बुरी हालत में बच्चा है, मतलब इतने। मैंने कहा आपका सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, मतलब इतने साल हो गए। मैंने कहा आप ये कह रहे हो ना मैं आपको पहचान रहा हूँ कि नहीं पहचान रहा हूँ? मैंने कहा आपका नाम ये है। तो बोले सर ये से कैसे, और ये सही घटना है। तो फिर मैंने कहा देखो अभी तो बहुत यहाँ का माहौल खराब है मुखर्जी नगर का, अभी तो बहुत मुश्किल है, आप आके मिलो देखते हैं क्या है। मैंने कहा इस तरह से तो दिल्ली में कैसे करोगे आप, यहाँ कहीं और देखो इस चीज को। दिल्ली सेंटर्स पे थोड़ा खुद को मांझना पड़ता है, इतना इजी नहीं है कि आप चाह रहे हो कि कोई क्लास मिल जाए, तो इतना आसान थोड़ी है यहाँ पर। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात कि इतने सालों के गैप के बाद वो बच्चे ने मेरे को फोन किया, तो इस काम के लिए किया। तो थोड़ा मन दुखा कि आखिर ये अपने टारगेट में क्यों नहीं कामयाब हुआ। स्टेट पीसीएस वगैरह में कहीं तो जो बच्चा दिल्ली आ रहा है उससे इतनी उम्मीद बनती है कि कहीं ना कहीं तो अपने आप को स्थापित कर ले, कहीं ना कहीं। चलो यूपीएससी में नहीं हुआ तो कहीं तो हो, लेकिन नहीं कर पाया वो लड़का। और ये जद्दोजहद कर रहा कोचिंगों में जाने की। अब यहाँ पर भी ये हालत हो चुकी है कोचिंगों में कि आपकी प्रतिभा की वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो आपके संपर्क सूत्र वगैरह वगैरह किसी ने फोन कर दिया कि हाँ मैं जानता हूँ देख लो, इस तरह से ज्यादा है। कहाँ इस संघर्ष के अंदर निकल पाएगा कोई इंसान? इसे ध्यान रखो इसे। उसके बाद में मैं समझाने लगा, मैंने उनको उस समय के इवेंट के हिसाब से कहा कि आप ये बताओ कि आपने ब्याज भुगतान को क्यों नहीं, उसमें उत्तर ब्याज भुगतान था, आपने राजस्व खर्च निम्न में से क्या है, ऐसा कुछ सवाल आया था बीपीएससी में। मैंने कहा आपने ब्याज भुगतान क्यों नहीं किया, क्यों मतलब गलती क्यों कर गए? अब उसके दिमाग में क्या बैठा कि ब्याज भी देता होता है क्योंकि वो देना पड़ता है। अरे देना पड़ता है का मतलब ये थोड़ी, मैं तो अब किसी से मतलब किसी से सामान लेने जा रहा हूं तो देना ही पड़ेगा, तो देता बोल दोगे उसे? मैंने कहा ऐसे नहीं होता है, आपको समझना चाहिए कि मूलधन देता होता है, ब्याज देता नहीं होता। ब्याज सर्विसिंग टाइप की पेमेंट है, रेगुलर की जाती है। हाँ ब्याज आप नहीं दोगे तो वो देयता का हिस्सा बनेगा। तो मैंने कहा आपकी बीपीएससी में लिखा हुआ था क्या ये कि ब्याज नहीं देते हैं तो फलाना हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ था? बोले ऐसा तो नहीं था। तो मैंने कहा ऐसे अनुमान लगा रहे हो, आए हुए सवाल को गलत कर रहे हो। एक सवाल हो सकता है
उसको पास करा देता पीटी में, हो सकता हो एसडीएम होता, लेकिन छूट गया उसका। क्यों? क्योंकि क्लास में ध्यान नहीं है। इतना समझाने की बात है भाई। उसके बाद मैं फिर ज्यादा जोर देने लगा इस बात पे, उस बच्चे की घटना के बाद, कि कोई दूसरे से गलती ना हो जाए। इससे मैं क्लियर कट समझाता हूँ इसी तरह के एग्जाम्पल देके, कि ब्याज को देयता मत समझो, मूलधन देयता है। जब आपने ये मान लिया कि ब्याज देयता नहीं होता, मूलधन होता है, कर्जा जिसका लिया गया, कर्जा ब्याज का भी लेता है क्या कोई? अरे कर्जे पर ब्याज देता है, ब्याज का कर्जा थोड़ी लेता है, कर्जे पर ब्याज देता है। इसमें कर्जा गवर्नमेंट ने कितने का लिया? 100 ग्राम का, तो आप इसको देता समझो। आप यहाँ फीस देते हो तो ये देता है, देना पड़ता तो देता होगी। अरे यार, ऐसे नहीं होता है। दो बातें ध्यान रखो, कोई ऋण लिया हो, जमा किसी की चीज करी हो, ये देता है। हर जगह जहां देना पड़ता है उसको देता बोल दो, ये नहीं चलेगा। सब जगह अक्षांश देशांतर खींचे हुए हैं। अक्षांश देशांतर नहीं खींचोगे तो ये सब मिक्स हो जाएंगे, फिर किसको देता किसको क्या बोलोगे फिर? तो नियम पे चलो ना, जितने का उधार लिया वो चीज देता है। तब आपको ध्यान रहना चाहिए कि सरकार जितना भी ब्याज देती है, जो देना पड़ता है वो क्या है? वो राजस्व खर्चा है, वो देयता कम नहीं करता है। इसमें आएगा राजस्व खर्चा, उसको देयता नहीं समझना है। वो पेमेंट कर, अगर वो देयता हुआ तो ब्याज चुकाने से देयता खत्म हो जाएगी फिर आपकी। मूलधन देयता होता है, जो सरकार ने लोन लिया वही है इसके अंदर, ठीक है। ब्याज भुगतान ध्यान रखें, राजस्व खर्च में आता है, इसको देने से देयता कम नहीं होती, न संपत्ति बनती है। एक एग्जाम्पल सरकार के स्तर पे हो गया। दूसरा लिखें, वेतन और पेंशन। वेतन और पेंशन देने से संपत्तियां नहीं बनती, ये पहले संपत्ति समझ लो आप, कि वेतन दें किसी को तो हमारी प्रॉपर्टी बनती है क्या इससे? तो प्रॉपर्टी बनती नहीं है, बनी रह सकती है। जैसे कि हमने किसी नौकर को लगा रखा घर को साफ करने के लिए, झाड़ू पोछा लगाने के लिए, गार्ड बिठा दिया आगे कि कोई कब्जा ना कर ले, कि भाई कोई आए तो हमें फोन करना, जो हम जिसको बोले बात करवा देना एक बार कि कौन आया है। अगर कोई बड़ा लैंड पड़ा हुआ है उसमें एक आदमी बिठा रखा है, तो कि किसी को घुसने मत देना इसमें, तो आप उसको पेमेंट कर रहे हो गार्ड को, तो उससे प्रॉपर्टी बन थोड़ी रही है, प्रॉपर्टी बनाए रखने में मदद मिल रही है कि एक गार्ड है उसको सैलरी दे रहे हो। प्रॉपर्टी तो जो है उतनी रहेगी, आप उसमें 20 गार्ड लगा दोगे तो भी प्रॉपर्टी बड़ी तो नहीं हो जाएगी। सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं, इंक्लूडिंग आईएएस वगैरह और प्रेसिडेंट महोदय, जितने भी लोग हैं, इस सबको जितना भी सैलरी जा रहा है या पेंशन जा रहा हो, इससे क्या हमारे भारत में पब्लिक प्रॉपर्टी बन रही है? नहीं बन रही। पहले तो मैंने ग्रास रूट समझाया, मतलब अपने जीवन से लिंक करके बताया। आपके घर में कोई काम करने वाली आ रही है, करने वाला आ रहा है, आपके ऑफिस का कोई स्टाफ है, यहाँ पर इतना खान ग्लोबल स्टडीज में लोग काम करते हैं, तो क्या इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी बन रही है? इससे संचालन हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, प्रॉपर्टी से तो इसका कोई लेना देना नहीं। प्रशासनिक चीजें चल रही है ना इससे, और क्या हो रहा है? मतलब प्रॉपर्टी नहीं बन रही इससे, खान ग्लोबल स्टडीज की कोई जमीन नहीं बन रही इससे, बिल्डिंग नहीं बन रही इससे। जब तक वो उसके लिए अलग से प्रावधान नहीं करेंगे, अपने आप नहीं बनेगी ऐसे। तो वेतन पेंशन भी किस में चले जाते हैं? राजस्व खर्चा। मतलब इनका ये परिणाम नहीं होता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएगी, ये तो मैंने प्रॉपर्टी की निगाहों से समझाया। अब लाइबिलिटी के हिसाब से समझो, वेतन और पेंशन देने से लाइबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है कि आपको महीने के एंड में सैलरी मिलेगी। तो बता रखा है, कोई दूध वाला हमारे घर आ रहा दूध देने के लिए, तो रोज का रोज से बचने के लिए आपस में सहमति है कि महीने के एंड में आपका हिसाब कर देंगे। तो क्या दूध वाला बाहर जाके ये कहेगा कि फलाने सर ने हमसे कर्जा ले रखा है? अरे भाई, मैंने तुमसे कब कब कर्जा लिया?
दूध ही तो दिया तुमने मुझे, कर्ज कौन सा हो गया है इसमें? नहीं, हमारा हिसाब बाकी है इसलिए। हाँ, हमें मालूम है आपका हिसाब बाकी है, तो कर लेते हैं, एडवांस ले लो चलो। और सामान दे रहे हो हमें, मैंने कोई कर्जा थोड़ी लिया आपसे, ये तो आपस की मिलनसारिता और परंपरा है। मतलब कई चीजें परंपराओं में आ जाती है कि सैलरी जो है वो महीने में मिलती है, तो वो एक नियम बना हुआ है। लेकिन आप ये कहने लगो कि मैंने तो फलाने को कर्जा दे रखा है, खान ग्लोबल स्टडीज को मैंने कर्जा दे रखा है क्योंकि मेरी सैलरी आनी है। अरे, क्या कोई लिखित में एग्रीमेंट हो रखा है कि जब तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी तब तक ये कर्जा माना जाएगा? हाँ, अगर आप सैलरी दे नहीं रहे हो, मतलब महीना निकल गया, 5 तारीख निकल गई, 10 तारीख निकल गई, 15 तारीख निकल गई, पूरा ही महीना पार हो गया, तो अब आप समझो कि भाई अब तो ये देयता का रूप लेता जा रहा है। फिर भी जब तक ये बात नहीं होगी कि इसको कर्जा समझा जा रहा है या नहीं समझा जा रहा, तब तक देयता की श्रेणी में नहीं आएगा ये। तो वेतन और पेंशनों का देयताओं से कोई लेना देना नहीं है, ना प्रॉपर्टियों से लेना देना है, तो इसको किस में शामिल किया जाता है? राजस्व खर्च। तीसरा लिखिए, अनुदान। अगर सरकार अनुदान दे रही है, राज्य छोटी सरकारों को आमतौर पे सरकार अनुदान देती है, लोकल बॉडीज को भी दे सकती है, और कोई एड होते हैं जिसे आप कहते हैं ना गवर्नमेंट एडेड स्कूल, एक ही श्रेणी के वर्ड्स हैं ये, एड देना या ग्रांट देना। तो एड आपको किसी किताब में सुनने को नहीं मिलेगा, मतलब आपको ये जो पॉपुलर वर्ड्स हैं उनको सीखना है आपको। अनुदान मतलब सरकार दान दे रही है एक तरह से, तो दान उसी को कहते हैं जो वापस नहीं मिलेगा। अगर वापस ले रहे हो तो फिर ये लोन हो जाता। लोन देने से प्रॉपर्टी बनती है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि लोन भी प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन ये तो सरकार वापस लेगी नहीं, तो ऐसे ही जा रहा है। अगर हम किसी को भी दान देते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी थोड़ी बनती है उससे, तभी बनेगी जब जिसको आपने दिया उसको आप कह रहे हो भाई इसको वापस दे देना, तो वो कहेगा फिर आप शब्द का करेक्शन करो, आप दान मत बोलो, क्योंकि आप वापस लेने की बात कर रहे हो, तो ये तो लोन हुआ फिर। तो अनुदान वापस नहीं मिलने के कारण ये प्रॉपर्टी नहीं बनाएंगे, ना लाइबिलिटी कम करेंगे। लाइबिलिटी तो जो जिनसे उधार लिया उनको दोगे तब कम होगी ना, मतलब ये तो किसी और को दे रहे हो आप अनुदान, तो ये भी पूरी तरह से क्या हो जाता है? राजस्व है। चौथा लिखिए, सब्सिडी, या इसको सहायिकी भी बोलते हैं, या छूट। इस पे जो भी सरकार खर्चा कर रही है, मतलब सब्सिडी किसी भी तरह से दी जा सकती है, मतलब कीमत कम करके भी दे सकते हैं, कोई भी सामान की कीमत कम करके भी, जैसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री अन्न योजना, ग्रामीण अन्न योजना, इस तरह की जो स्कीमें होती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इस तरह के। तो वहां पे आप कितना सरकार को पैसे रेट कितना पड़ रहा है और कितने का बेच रही है, वो डिफरेंस क्या हो जाता है? सब्सिडी हो जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस तरह का नाम था उसका, गरीब कल्याण अन्न योजना, और एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और इस तरह से। या एक तरीका ये भी होता है, शांता कुमार कमेटी ने कहा था एक बार कि आप अन्न को फिजिकल देने की जगह उनके अकाउंट में पैसा डाल दो, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब फिर वो मार्केट में जाएंगे और अपने हिसाब से ले लेंगे। इससे भारत सरकार को 30,000 करोड़ रुपए की बचत होगी,
उनकी गणित ऐसा कह रही थी। हम इस पे जाएं या नहीं जाएं ये बात का विषय है, ये मेंस में एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन ये भी एक प्रकार की सब्सिडी है। आप सब्सिडी को कैसे देखते हो कि वस्तु सस्ती के रूप में देखते हो, और मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ आपको सेकंड मॉडल में कि आप लोगों के खातों में डाल के भी सब्सिडी दे सकते हैं। एक बेनिफिट है ना, सब्सिडी इज अ काइंड ऑफ बेनिफिट which is given by the government to the public. This benefit may be given in different forms. First is something like you are providing goods at cheaper rates. In another model, goods are at the market rate, but you are doing cash transfer into the bank accounts of the people. दूसरा तरीका ये हो गया। और ज्यादा कीमत देना अगर कोई पब्लिक आपको माल दे रही है, ये भी सब्सिडी है, क्योंकि ये भी लाभ का तरीका है जो सरकार दे सकती है। जैसे कि किसानों से ज्यादा रेट का माल खरीदना का मतलब उनको भी क्या दे रही है गवर्नमेंट, सब्सिडी, इनडायरेक्टली। तो ऐसे ही कोई भी सब्सिडी जा रही है तो ये सब का सब सरकार का प्योर खर्चा है, इससे कोई प्रॉपर्टी नहीं बन रही, नहीं इससे देयता कम हो रही। ये लाभ तो आप लोगों को दे रहे हो, जिसके बदले में कोई प्रॉपर्टी नहीं बन रही है आपकी। ठीक है, तो सब्सिडी भी किस में आएगा, राजस्व खर्च में। एक को लिखते हैं, डेट रिलीफ टू फार्मर्स। और आदि लगा देना, मतलब आदि। किसानों के ऋण माफ जब करती है गवर्नमेंट, तो बैंक बैंक वगैरह से जो लेते हैं किसान, या सहकारी समितियां होती है, कोऑपरेटिव्स होते हैं गांवों के अंदर, फिर वो सरकार बताएगी कि कौन कौन से किसान इसके दायरे में आते हैं, उनकी जमीन का साइज अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, प्लस किस टाइम के अंदर लिया गया है, वो टाइम पीरियड वालों के ऊपर ही लागू होगा। जो भी उनके फीचर्स हैं वो ऋण माफ सरकार कर देती है, लेकिन सारा का सारा पैसा बैंकों को गवर्नमेंट देती है। किसानों के ऋण माफ करने का मतलब ये नहीं कि बैंकों को आदेश दे दिया कि अब आपको ये ऋण हटाने हैं और हम कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो बैंक फेल हो जाएंगे आपके, फिर वो पब्लिक से जमा ले रखी उनको कैसे देंगे फिर। तो सरकार ऐसा मॉडल नहीं अपनाती कि उन पे जबरदस्ती का एक वजन डाल दिया बैंकों पे, सरकार अपने बजट से देगी उनको। तो बैंक तो खुश इस बात से कि, लेकिन दुखी भी हो जाते हैं बैंक। एक रिसर्च रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि लोगों में कल्चर पैदा हो जाती है ऋण नहीं देने की, क्योंकि वो इंतजार करते रहते हैं कि सरकार कोई स्कीम लाएगी, कोई स्कीम लाएगी, इसके चक्कर में वो बैठे रहते हैं। और जो लोग ईमानदार ढंग से ऋणों को चुकाते हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं मॉरल हैजर्ड की प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जिसमें वो ये सोचते हैं कि आखिर हमने ऋण क्यों चुकाया, थोड़ा वेट कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखा जाए तो ये तरीका तो सही नहीं है। इसकी जगह ज़्यादा अच्छा तरीका माना गया कि बुआई के समय आसपास बीज वगैरह के लिए, फर्टिलाइजर के लिए कोई नीड है किसानों को, तो उनके खाते में डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर कर दो, ताकि उनको ऋण लेने की नौबत ही नहीं आए और वहां उनको लिक्विडिटी मिल जाए। और फिर भी ऋण लिया हुआ हो कहीं से तो उसमें कोई राहत नहीं होनी चाहिए। ये तरीकों को रिसर्च रिपोर्ट्स में ज़्यादा, ये आपको सब मेंस में पूछेंगे, ऋण माफी योजना और डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर टू फार्मर्स में बेहतर कौन है और क्यों, मतलब इस तरह के, क्योंकि एग्रीकल्चर के काफ़ी टॉपिक्स आपके मेंस के अंदर हैं।
दूसरी बात, केंद्र ने एक कड़ा रुख अपना रखा है और कृषि राज्य सूची में आता है। केंद्र ने कहा कि मैं कोई भी ऋण योजना जो आप माफ करने वाली लाओगे, मतलब ये इसके अंदर अपने बजट को देख लेना। राज्य सरकारों को बोला, अगर आपको ऋण माफ करने हैं तो आपको अपने बजट में से सेटिंग बनानी पड़ेगी, और मैं ऋण माफी की योजना के नाम पर कुछ भी नहीं दूंगा, केंद्र ने बोला हुआ है। इससे राज्यों की हालत खस्ता होगी। आरबीआई की रिपोर्ट पढ़िए, स्टेट फाइनेंसेस के नाम से एक रिपोर्ट आरबीआई हर साल निकालता है। थोड़ी दो एक रिपोर्ट पीछे जाना पड़ेगा आपको इस चीज के लिए, क्योंकि ऋण माफी योजनाएं 3 4 5 साल पीछे में ज्यादा दिखती है। जैसे यूपी ने भी ऋण माफ किए, और इस तरह से अलग अलग राज्यों में एक होड़ सी मच गई कि ऋण माफ करे, ऋण माफ करे। उस पीरियड वाली आरबीआई की एक रिपोर्ट आती है हर साल, स्टेट फाइनेंसेस यानी राज्य सरकारों के फाइनेंस को लेकर एक एनुअल रिपोर्ट आती है। वो एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा आपको कि कैसे राज्यों की हालत खराब हो गई। उन्हीं रिपोर्ट्स में आपको पहले 7वां वेतन आयोग लागू करने के कारण स्टेट की हालत खराब हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो बिजली कंपनियां हैं इनको फंडिंग के कारण खराब हो गई। ऐसे ऐसे आपको अलग अलग फैक्टर नजर आएंगे जिससे राज्यों की माली हालत खस्ता होती रही है बीच में। उसमें एक कारण ये भी था केंद्र के हाथ खड़े करना कि मैं आपको कुछ नहीं देने वाला, इसमें अपने बजट से देखो आपको जो करना। इससे कम से कम डिसिप्लिन देखने को मिलता है कि जबरदस्ती में ऋण माफी योजनाओं को राज्य लाने में कोई होड़ ना मचाए। सब बैंकक्रप्ट करके सरकार को चले जाते हैं, फिर पीछे से जो आदमी आता है उससे वो सत्ता नहीं संभलती है। बिना फाइनेंस के गवर्नेंस कैसे चलेगा। तो इस तरह के हैं, ये आप ध्यान में रखिए। मेजर राजस्व खर्चे मैंने आपको बताए, न तो ये प्रॉपर्टी बना रहे हैं, न इनसे कोई देयता कम हो रही। जो आपके काम के हैं यूपीएससी के लिहाज से, ये पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हम लेंगे पूंजीगत खर्च। मतलब खर्च में परिणाम देखना है, खर्च का परिणाम क्या हुआ। अगर सरकारी खर्च का परिणाम इनमें से कोई एक आ रहा है, जैसे कि पब्लिक एसेट का निर्माण हो रहा है, ये नहीं तो वो कम हो रही हो, तो ऐसे खर्च को पूंजीगत खर्च कहेंगे। और कभी कभी आप हिंदू पढ़ते होंगे तो एक टर्म आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो आगे ध्यान रखिए, वो इसको संक्षेप में कैपेक्स लिख देते हैं। कैपेक्स, आप भी लिखो ऐसे कैपेक्स।
राइट, कैपेक्स, इसके आगे एरो बना के लिख दो कैपेक्स। मैं जो कह रहा हूँ समझ रहे हो कि इसको कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, कैपेक्स। तो अब कभी जीवन में कैपेक्स दिखे कहीं पर तो समझ जाना है कि कैपिटल और एक्सपेंडिचर को मिला के ये वर्ड बना दिया कैपेक्स। इतना ज्यादा टकराएगा ये वर्ड आपसे, पढ़ने के बाद टकराएगा, क्योंकि पढ़ने के बाद ही समझ आएगा वो वर्ड बार बार, अरे ये तो पढ़ा था। अब पढ़ा नहीं है तो आपको नहीं मालूम चल रहा होगा शायद, लेकिन अब चलेगा आपको मालूम। अच्छा, बच्चे एक बार पढ़ने के दौरान डिक्शनरी ढूंढते हैं कि ये वर्ड ढूंढें तो वहां मिलेगा नहीं है, क्योंकि ये तो हाई मतलब दो वर्ड्स को ऐसे बना दिया आपने। कैपिटल में कैप ले लिया और ईएक्स एक्सपेंडिचर में से ईएक्स निकाल दिया, एक अखबारी शब्द बन गया जो स्टैंडर्ड इकोनॉमिक टर्म नहीं है। ये बोलचाल की भाषा के कारण निकला है कैपेक्स। प्राइवेट कंपनी के लिए भी आता है ये, रिलायंस का कैपेक्स इस साल इतना है, कैपेक्स टारगेट इतना है, का मतलब रिलायंस कंपनी ये संपत्ति वाले खर्चे या देयता कम करने वाले खर्चे पे कितना बजट बना रही है, ये मतलब निकल रहा है इसका। हमारी सरकार का भी कैपेक्स प्लान होता है कि भाई कितना हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, तो पब्लिक प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल क्लास में आ जाएंगे, उससे आप अंडरस्टैंड कर लोगे। लेकिन ये कैपेक्स वर्ड आप ध्यान में रखिए, आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं और प्रीलिम्स में भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, और आया हुआ है लेकिन कैपेक्स नाम से नहीं आया हुआ है। और क्या आया हुआ वो भी मैं बता दूंगा कि ये सवाल बना था कभी, ईयर मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं उसकी फॉर्मेटिंग बता दूंगा आपको कि ये कैसे बना था और उसको कैसे करें। और एक मेंस का सवाल भी इस पर बेस्ड बना था, बहुत सीधा सीधा, 2022 या 21 के मेंस में बड़े आराम से उस सवाल को भी कर सकते थे, अगर ये कॉन्सेप्ट जितने हम पढ़ रहे हैं वो क्लियर हो तो। अब एग्जाम्पल लिखेंगे हम इसके नीचे।
तो आप ऋण देते हो किसी को, कल की क्लास में मैंने बैंक का बैलेंस शीट बनाया था। पब्लिक डिपॉजिट बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है, ऐसा करके मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 2 करोड़ के आसपास दिखाया था कि ये बैंकों के पास जो जनता की जमा है वो लाइबिलिटी है, बताया था ना कल। फिर मैंने बताने की तुरंत बाद ये कहा कि बैलेंस शीट बिगड़ गई है। याद हो आपको कल का स्टेटमेंट, वो यही बोला था, बैलेंस बैलेंस शीट बिगड़ गई है क्योंकि लाइबिलिटी 2 करोड़ की हो गई है, इधर कुछ है ही नहीं। तो फिर हमने बैंक से कल की क्लास में लोन, मतलब लोगों को लोन दिलवाया इधर वाली साइड में, और उसकी वैल्यू भी 2 करोड़ लिख दी। तो बैंक ने जनता की जमा को उठा के लोन के रूप में दे दिया, और बैंक के लोन बैंक की क्या है, प्रॉपर्टी। तो बैलेंस शीट बैलेंस में आ गई, क्योंकि अगर वो पैसा अपने पास फालतू पड़ा रखता तब तो प्रॉब्लम थी ना, मतलब, लेकिन हमने घुमा दिया उस पैसे को ऐसे करके। तो आप किसी को लोन देते हो तो आपकी बैलेंस शीट में वो क्या बनेगा, एसेट, राइट। तो यहाँ पहले ये वाला उठाया मैंने, लास्ट वाला, कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को या भूटान श्रीलंका किसी को पैसा दे रही है, तो ये भी सरकार की क्या बन रही है, प्रॉपर्टी बन रही है इससे। वो तो पैसा आपको मिलेगा ही ना, तो आपकी प्रॉपर्टी है। किसी के पास पड़े होने से क्या होता है, आपने ये थोड़ी कहा कि अनुदान है, अनुदान अगर दोगे तो वो तो वापस नहीं आएगा, तो वो उधर चला जाएगा राजस्व खर्च के अंदर, जहां मैंने अनुदान लिखा था। लेकिन ये तो आप ऋण लिख रहे हो यहाँ पे साफ साफ, ये तो आपको वापस मिलेगा, तो आपकी चीज है। लोकेशन मायने थोड़ी रखती, उनके पास लोकेशन है आपकी, लेकिन ओनर तो आप ही कहलाओगे इसके। अच्छा, जो ऋण जो हमारी सरकार ने ले रखे हैं उनको वापस देती है, तो कर्जा कम हो जाता है जो हमारी सरकार पे है, तो देयता कम हो जाती है। जो एक पैमाना है, दो में से एक पैमाना क्या है कि या तो देयता कम होनी चाहिए या प्रॉपर्टी बढ़नी चाहिए, ऐसा खर्चा। तो यहाँ से जब पैसा जाता है तो खर्च बोलते हैं उसे, मैं पहले दिन ही सिखा दिया आपको। पैसा आता है तो इनकम, जाता है तो खर्च। तो आप भुगतान वापस कर रहे हो तो खर्चा हो रहा है ना, पैसा जा रहा है, लेकिन खर्चा किस तरह का है, पूंजी का। क्यों, क्योंकि इससे देयता कम हो रही। तो ऋणों का पुनर्भुगतान हमेशा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इकोनॉमी को बूस्ट करने में इसका रोल नहीं है, लेकिन ये उदासीन प्रकार का खर्चा है, क्योंकि आप रिपेमेंट कर रहे हो। अगर आप रिपेमेंट करने वाले खर्च को संपत्ति में यूज करो तो देश आगे बढ़ता है, ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अगर सरकार ने कर्ज उतारने पे ज्यादा ध्यान दे दिया तो इस पे ध्यान कैसे देगी, पहले वाला, राष्ट्रीय राजमार्ग, एयरपोर्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट आदि के रूप में सार्वजनिक संपत्तियों का सृजन हो रहा है। ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड नहीं है ये। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट मतलब नया, सृजन लिखा है मैंने, रख रखाव नहीं लिखा। हर शब्द की महिमा है। कोई भी न तो कट कर सकते हो ना एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो। एक्स्ट्रा जोड़ने से अर्थ नहीं बदलेगा तो क्यों जोड़ रहे हो। तो मैं तो उतना ही लिख रहा हूँ जितने, जिससे मतलब निकल रहा है। सृजन को काट दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, रख रखाव लिख दोगे तो मतलब ही बदल जाएगा। हम सृजन करा रहे हैं। सृजन किसका होगा, जो जो नया चीज होती है उसके आगे ग्रीन फील्ड लगता है। और किसी एयरपोर्ट को आप ठीक करा रहे हो, ब्राउन फील्ड है, तो सृजन तो नहीं हुआ। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखो कि कोई नया मेट्रो प्रोजेक्ट आ रहा है, सृजन हो रहा है मतलब। और ये सब, इवन डिफेंस आइटम खरीद रहे हो तो भी मैंने आदि लगा दिया ना यहाँ पे, संपत्ति का सृजन, यहाँ पे आदि लिखा हुआ है, मेट्रो प्रोजेक्ट आदि। तो अगर आप हेलीकॉप्टर खरीद रहे हो तो भी आपकी संपत्ति है, वो भी आएगा यहाँ पे। लेकिन एक वर्गीकरण और है, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल, वो बहुत आपकी किताबों में दिखेगा ही नहीं। खैर आज के जमाने की किताबों में ये वर्गीकरण ही गायब हो चुका है। खर्च का डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंट, ये अलग वर्गीकरण होता है। डिफेंस इज नॉन डेवलपमेंटल बट कैपिटल। संपत्ति तो है,
तो संपत्ति काफी है इस बात को समझाने के लिए, या देयता कम हो रही हो। तो जब आप एक हेलीकॉप्टर बाहर से खरीद रहे हो तो गवर्नमेंट की ये आईएनएस विक्रांत वगैरह इनकी मेटेलिक वैल्यू भयंकर, कौन सी कंपनी जिसने उसको खरीदा था वो अपनी बाइक में दिखाती है विक्रांत का स्टील यूज हुआ है, ऐसा कुछ स्क्रैप वैल्यू। एक बार मैंने अखबार में पढ़ा विजय माल्या जी की एक हवाई जहाज बिकी थी 20 लाख रुपए की। उस दिन मेरे को अफसोस हुआ था कि ये तो मैं भी ले सकता था। सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता है घर बेच दूंगा क्या होगा, अपने गांव में ले जाके इसको मैं खड़ा कर, अगर मेरे को पता लग जाता टाइम पे। मैंने कहा बिक चुका, जब मैं अखबार में पढ़ रहा था इसको, मैंने कहा सेल हो गया क्या। तो कम से कम ये तो होता है कि हाँ ये दिल्ली में रहते हैं, गांव के लिए भी कुछ किया इन्होंने इस तरह का। तो वो हवाई जहाज गांव के बाहर खड़ा करवा देते और गांव के बच्चे उसमें खेलते आराम से। तो वैल्यूएशन है ना उसमें, वो कोई मतलब छोटी तस्वीर नहीं है 5 रुपए वाली, जो मैंने मजाक में एक दिन कहा था आपको। 20 लाख जिसकी स्क्रैप वैल्यू बन रही है, वो आइटम क्या संपत्ति नहीं है। हाँ एक अलग बात है कि भाई हवाई जहाज तो इस तरह के फाइटर प्लेन वाले तो डेवलपमेंट में यूज नहीं होते, पैसेंजर प्लेन डेवलपमेंट में यूज हो सकते हैं, क्योंकि उनको यूज करके आप बिठाते हो लोगों को, तो इससे कनेक्टिविटी आती है। लेकिन फाइटर प्लेन से कौन सी कनेक्टिविटी आती है, फाइटर प्लेन तो लड़ने के काम आते हैं। हवाई जहाज में भी कोई सिंपल मॉडल बाहर जाके मत बोल देना कि रामेश्वर सेन ने बोला था कि हवाई जहाज नॉन डेवलपमेंटल होते हैं। मैं कहूंगा भाई एक तो खुद गलती कर रहे हो और ऊपर से मेरा नाम ले लिया कि उन्होंने पढ़ाया था, क्योंकि उस सामने वाले को चुप कराना था कि रामेश्वर सेन का नाम लेंगे ये चुप हो जाएगा अपने आप। लेकिन मैं तो मतलब मेरा तो नाम खराब कर दोगे ना आप इस तरह से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर हवाई जहाज जो नॉन डेवलपमेंटल होती है। मैं तो आपको डिफेंस बोला ना, डिफेंस के आइटम कोई भी है तो ये डेवलपमेंटल नहीं होता डिफेंस कभी भी। आरबीआई की एक पूरी रिपोर्ट आ रखी है इस पर, रीडिफाइनिंग द डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तथा कथित राजस्व खर्चे जो गलत माने जाते हैं डेवलपमेंटल होते हैं, वो लिख रहे हैं। ये पिछले साल की रिपोर्ट है उनकी। आप क्या है कि मेरे को, मैं लाऊंगा आपको अपने लेवल पे धीरे धीरे। हम कहते हैं वेतन पेंशन खराब होते हैं क्योंकि संपत्ति नहीं बना रहे, ये विचार बना ना आपके दिमाग में। लेकिन इसकी भी कटाक्ष करी रिजर्व बैंक ने। आप डॉक्टर को वेतन दो, डॉक्टर अपॉइंट करो, क्या हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी? होगी। मिड डे मील योजना, इफ यू स्पेंड एनी मनी ऑन मिड डे मील, government is not developing its property, neither it is leading to decrease in liability, so you call it revenue expenditure, yet it ensures development. Why? Because people are getting nutritious food because of that. इतनी इस पे रेंज बनती है मतलब। और वो पूछेगा किसी दिन तो के यूपीएससी आपसे, कहेगा तथा कथित राजस्व खर्चे भी विकासात्मक होते हैं और तथा कथित पूंजी खर्चे भी गैर विकासात्मक होते हैं, टिप्पणी करिए। क्योंकि आपके इसमें वो है, गवर्नमेंट बजटिंग आपके सिलेबस में है मेंस के अंदर। एक दिन बनेगा इस पे प्रश्न जरूर। मुझे इंट्यूशन होते हैं आमतौर पे, और वो इंट्यूशन से मैं बहुत काम करता हूँ क्लास में, और वो साबित सही हो जाते हैं आगे चल के। इस चीज को मैं करूंगा मेंस के टाइम पे ज्यादा, वहां रेंज बनाऊंगा थोड़ी सी। और यहाँ देखते हैं रुक के थोड़ा, क्योंकि इससे पहले कि आप भ्रांति वाले टॉपिक में चले जाएं, मैं नहीं ये रिस्क नहीं उठाना चाहता। अभी इतना समझ लो आप कि जो हमें संपत्ति अलग बात है, लेकिन डेवलपमेंट अलग बात है। आज आप पे जो खर्चा किया जा रहा है ये राजस्व खर्चा है जो आपके ऊपर हो रहा है, लेकिन ये डेवलपमेंट इंश्योर कर रहा है, आपका विकास हो रहा है इससे, क्योंकि आप ज्ञान सीख रहे हो, कैपेसिटी बढ़ रही है। अच्छा दूसरी बात, आप पब्लिक प्रॉपर्टियां, रेलवे स्टेशन वगैरह, ये सब राष्ट्रीय राजमार्ग जो बन चुके हैं, तो उनकी मेंटेनेंस पे खर्च करोगे अगर आप उनकी मेंटेनेंस पे, तो राष्ट्रीय राजमार्ग लंबा चौड़ा तो होगा नहीं।
तो आप उसको राजस्व खर्चा बोलोगे, और राजस्व खर्चा बोल के उसको कम करना चाहोगे, क्योंकि राजस्व खर्चे कभी भी प्रॉपर्टी नहीं बनाते। ये तो वैसे हुआ जैसे एक मकान मालिक ने क्या किया, मकान खरीदते रहा, किराएदारों को देता रहा, जाते ही नहीं देखने के लिए, पानी सीपेज हो रहा है, फलाना हो रहा है, पेंट की जरूरत है, नहीं जा रहा है। वो बोले आप रह रहे हो ना मकान में, जो रह रहा है उसका मकान है फिलहाल, तो आप कराओ इसका, हमने तो आपको मकान सौंप दिया कि सर किराया तो आप लेते हो, कि वो बात अलग है। मैं एक मकान में किराए में रहता था, मैंने उनको कहा सर बहुत हालत खराब, आप देख लो, आगे शेड भी नहीं लग रहा है, धूप आती है ये। अरे सर ये मकान जब तक आप इसमें हो, ये आप ही का है, आपको जितनी कील लगानी लगाओ, जितना शेड लगाना लगाओ, कुछ भी करो इस मकान में, छूट है आपको, आप ही का है ये। हम कभी अलग मानते ही नहीं है। अब मैं उनको क्या बोलूं, मैंने कहा भाई तो मेरे भी डाल दिया है इसको, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये कह कुछ हो रहा है। मैं समझ गया कि आगे बात करने से कोई फायदा नहीं, मेरे को जल्दी समझ आ जाता है, तो मैंने कहा ठीक है सर, ओके कोई बात नहीं। फिर मन में आया कि कब्जा कर लें क्या इस वजह से, क्या आप ही का है, तो फिर मेरे मन ने कहा नहीं ये हमारी संस्कार नहीं है, इसको रहने दो। मन तो किया, मतलब कि हमारा हमारा तो मतलब किराए ले रहे हो, मेंटेनेंस के नाम पे कर। बाद में मुझे पता चला कि उसने एक और मकान खरीद लिया। ऐसे वो करता गया क्योंकि उसने मेंटेनेंस को फालतू खर्चा समझा, और वो आगे से आगे मकान बना रहा है। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि मकान का ध्यान नहीं रखेगा। मैंने तो खाली कर दिया वहां से, फिर एक बार सीपेज होने लगा, तो मैंने कहा सर आई एम वेकेटिंग दिस हाउस, छोड़ दिया। अब वो अपना समझेगा कोई कितना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी की आप देखभाल नहीं करोगे तो प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी। यही तर्क सरकार दे रही है आजकल कि हमें राष्ट्रीय संपत्तियों का रख रखाव भी करना है, और आगे चल के मैं बताऊंगा कि आजकल हम राजस्व घाटे को जीरो नहीं करते हैं। राजस्व घाटे को जीरो करने के टारगेट को हम छोड़ चुके हैं, क्योंकि राजस्व खर्चों को कम करना पड़ेगा उसके चक्कर में। और सरकार का कहना है कि हम शिक्षा स्वास्थ्य पर हमें ज्यादा भर्तियां करनी है, राष्ट्रीय संपत्ति का रख रखाव करना है, इसलिए हम टारगेट नहीं बनाएंगे, जैसा मौका लगेगा वैसा देखेंगे, मतलब इस तरह से। तो ये आपके पूंजीगत खर्च के एग्जाम्पल हुए। तो इस तरह से खर्चे भी निपट गए, मतलब राजस्व खर्च, पूंजीगत खर्च, प्राप्तियां पहले से ही हो गई। लेकिन एक दो बातें और है खर्च से रिलेटेड, तो आप अगला हेडिंग लगाइए।
आजकल मतलब केंद्र कुछ 50-50 साल के लोन भी दे रही है, और ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स, बजट को ठीक से पढ़ा हो तो या पढ़ते आ रहे हो तो ब्याज मुक्त में 50 साल के लोन ऐसे। केंद्र का भी अपना बजट है ना, मतलब वो कहीं से तो मार्केट बोरो करके करेगी ना, मतलब वो वहां से आपको ऋण दे रही है स्टेट्स को, और केंद्र को थोड़ी इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है कहीं से। उसको तो मार्केट से पैसा उठाती है गवर्नमेंट आरबीआई के रूट से। बॉन्ड्स के भी ऊपर ठीक ठाक ब्याज दे रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर जो सरकारी बॉन्ड होते हैं, टाइम मैच्योरिटी के हिसाब से बॉन्ड्स की रेट ये ब्याज ऊपर नीचे होती है। स्टॉक मार्केट में पढ़ाऊंगा कि यील्ड कर्व का कॉन्सेप्ट होता है, कम समय के बॉन्डों की ब्याज कम होती है और ज्यादा समय के बॉन्ड की ब्याज ज्यादा होती है। तो सरकार को तो ब्याज का भार पड़ता है, यूनियन को तो पड़ेगा ना, मतलब एक वर्ल्ड बैंक की एक संस्था आईडीए, मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, वही इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, मतलब लेकिन वो लोअर इनकम कंट्रीज को देता है, हम मिडिल इनकम में आते हैं, मध्यम आय वाले में आते हैं। कुछ कुछ एरिया आईडीए के उसमें आ रहा है इंडिया का, ओवरऑल थोड़ा बहुत वहाँ फंडिंग है, बाकी नहीं है, मतलब ओवरऑल इंडिया की कैटेगरी लोअर मिडिल इनकम उसमें आती है। मिडिल इनकम में भी दो कंट्री टाइप के होते हैं, अपर और लोअर। जैसे चाइना अपर में आता है, हम लोअर में आते हैं। चाइना में भी पॉपुलेशन बहुत है ना, ऐसे तो जीडीपी उसका दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है देखा जाए तो, लेकिन जनसंख्या से भाग लगाओगे तो वही ढाक के तीन पात हो जाएंगे फिर। तो वो प्रति व्यक्ति आय देखता है ना, वर्ल्ड बैंक वगैरह प्रति व्यक्ति को देखते हैं। फिर एक्सचेंज रेट अमेरिकन डॉलर की कौन सी यूज कर रहे हो आप, ट्रिपल पी बेस्ड यूज नहीं करता है, ट्रिपल पी बेस्ड में तो डॉलर की वैल्यू कम आएगी, तो हमारी रैंक इंप्रूव हो जाएगी आप अगर इस बात को समझे। मतलब 38 रुपीज का मैंने एक डॉलर समथिंग बताया था क्लास में, और एक आप रनिंग एक्सचेंज रेट लो तब तो आपकी रैंक पता नहीं उल्टी सीधी हो जाएगी। तो इस बात एटलस मेथड होता है, वर्ल्ड बैंक एक मेथड अपनाता है जिसका नाम होता है एटलस मेथड, वो मेथड यूज करता है, हर साल की जुलाई में उसका रिव्यू करता है वो। मतलब अगर उसको चेंज करना है, वो ब्रैकेट बनाता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रति व्यक्ति आए तो इसमें आओगे ये उसमें, मतलब जुलाई में, हर साल की जुलाई में कोई चेंज होता है तो उसमें दिखाता है वो, अदरवाइज मतलब जो चल रहा हो चल रहा है, बदलना होता है तो वो जुलाई में मालूम चल जाता है उसका। थोड़े बहुत करता है, मतलब पर कैपिटा इनकम के अंदर ब्रैकेट में थोड़ा बहुत ऐड करना होता है तो करता है, जैसे श्रेणियां बनाता है तो पर कैपिटा में जाता है, प्लस जो एक्सचेंज रेट्स कैसे यूज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड, पिछले 3 साल का एवरेज लेता है वो इसमें, एटलस मेथड में। जैसे अभी कौन सा रेट, फिर पिछले साल क्या, उसके पिछले साल क्या, ऐसे करके चलता है। उतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या है कि और मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ कि पर कैपिटा ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए वो डेवलपमेंट के हिसाब से ये पर कैपिटा का आप पैमाना यूज करते हैं वर्ल्ड बैंक वगैरह। तो जीडीपी ज़्यादा होने से काम नहीं चलता है, वो जनसंख्या से भाग लगाने की बात क्या है, इसको वो करते हैं। अच्छा, इसमें वो लोअर इनकम कंट्री के लिए आईडीए काम करता है, हम मिडिल इनकम में आते हैं। अब पुरानी फंडिंग कोई चल रही है 20वें साल की, क्योंकि वो लोन 50 40 40 साल के अल्ट्रा लॉन्ग टर्म लोन देता है, तो इस वजह से कुछ रीजन्स हैं इंडिया के जो उस फंडिंग से जुड़े हुए हैं, वो पुरानी बातें हैं। बाकी हमें इंटरेस्ट फ्री लोन कहाँ से मिलेगा, मतलब इंडिया और कौन सी एजेंसी से ले सकता है आपके हिसाब से, कौन देगा ऐसे आपको? केंद्र को तो इंटरेस्ट फ्री मिल नहीं रहा है, वो तो कहीं ना कहीं से मार्केट से ले रहा है, राज्यों को इंटरेस्ट फ्री दे रहा है 50 साल के लिए, सिर्फ कैपेक्स को बढ़ाने के लिए कि आप कैपेक्स पे पैसा लगाओ, दिखाना पड़ेगा, वो तो लोन पार्ट है और ये ग्रांट पार्ट है, ये केंद्र वापस नहीं लेगा, वो तो 50 साल बाद वापस लेगा। तो हम जो प्रभावी पूंजीगत खर्च पढ़ रहे हैं ना, उसको जानने, प्रभावी वर्ड कब यूज करते हो आप, बात को समझना होगा कि प्रभावी वर्ड कब यूज करते हो, जब कोई बात के आगे पीछे कुछ कहना हो। जैसे कि कोई कहता है कि यार 10 घंटे पढ़ता हूँ लेकिन इफेक्टिवली पढ़ाई तो 5 घंटे की हो पाती है, मतलब, या कोई ऐसा भी बोल सकता है
कि मैं पढ़ने में तो 2 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन 10 घंटे वाले बच्चे के बराबर मैं निकाल देता हूँ। तो जब आप मूल बात जो कह रहे हो उससे आगे या पीछे कहना चाहते हो, तब आप कहते हो इफेक्टिवली, मतलब ऐसे जैसे किसी इंस्टीट्यूट की फीस है 50,000 रुपए, नियम बना रखा है कि दिव्यांग होगा तो 50% लगेगा, तो फीस कितनी है 50,000, इफेक्टिवली कितनी मिली 25,000। तो केंद्र ये कह रहा है कि मेरा जो पूंजीगत खर्चा है वो ऐसे दिखने में कम दिख रहा है आपको, क्योंकि मैं जो संपत्ति बना रहा हूँ उसको आप यहाँ ला रहे हो, मतलब या किसी को कर्ज दे रहा हूँ तो वो आ रहा है मतलब यहाँ पे। लेकिन मैं एक चीज और करता हूँ कि राज्यों को एक अनुदान देता हूँ, तो अनुदान तो राजस्व में आते हैं, लेकिन प्रभावी प्रभावी ढंग से देखा जाए तो वो भी संपत्ति बनाते हैं, क्योंकि वो अनुदान इस शर्त पे दे रखे हैं कि आप प्रॉपर्टी बनाओगे। तो इफेक्टिवली जो अनुदान आपको राजस्वगत दिख रहा है, इफेक्टिवली वो पूंजीगत है। क्यों है? क्योंकि वो प्रॉपर्टी बना रहे हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट बना दिया उसने, प्रभावी पूंजीगत खर्च। तो जो मेन पूंजीगत खर्चा जो हमने पढ़ा क्लास में वो ही चलाओ दिमाग में, लेकिन प्रभावी का नंबर आएगा तो एक अनुदान ऐड करना है आपको। कौन सा वाला अनुदान? जो राज्यों को कैपिटल एसेट्स के क्रिएशन के नाम से दिया गया है, और वो टाइड रहता है, बंधा हुआ रहता है। अगर आपने नहीं किया तो वापस रिफंड करना पड़ेगा। अगर आपने मतलब स्टेट हाईवे भी होते हैं, स्टेट हाईवे भी होते हैं, एक नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी होते हैं। कोई भी आप बताओगे ना, इरिगेशन तो स्टेट ही ज्यादा काम करते हैं इरिगेशन पे। आप कोई डैम बना रहे हो, क्या मतलब सर केंद्र को बताना पड़ेगा आपको कि ये डेवलपमेंट करी हमने, तो वो उसको बांध के देखता है उस चीज का। कुल मिला के केंद्र के बजट, केंद्र के अकाउंट में तो ये राजस्व जैसा है, लेकिन प्रभाव उत्पादकता में ये पूंजीगत जैसा बन रहा है। जब आप प्रभावी लगा दोगे तो इसकी रेंज बड़ी हो जाएगी, और बड़ी होने के हिसाब से इसमें ये ऐड होगा। ये अभी तक यूपीएससी ने नहीं पूछा है, और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आ सकता है कभी भी। अब मैं एक और खर्च वर्गीकरण पर जाने से पहले एक तो पीटी का सवाल और एक मेंस का सवाल डिस्कस करूंगा। एक अंदाज से, मतलब सवाल मेरे को एक तो पूरा याद है और एक पे अंदाज है मेरा कैसा कहीं था। मतलब उन्होंने पीटी में पूछा, आप ध्यान से सुनेंगे, निम्न का अध्ययन कीजिए। 1 2 3 4 कुछ आइटम दिए उन्होंने, ठीक है, कोई भी आइटम हो सकते हैं, आप ऐसे सोचो ABCD वगैरह करके कोई भी आइटम हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि उपर्युक्त में से कौन कैपिटल बजट में आएंगे, कैपिटल बजट के पार्ट हैं। एक सवाल इसको सुन के साइड में कर दो आप। अब दूसरा सुनो मेंस में, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में क्या अंतर होता है, और इन दोनों प्रकार के बजटों में जो आइटम लिखे जाते हैं उनके नाम बताइए, मतलब घटक बताइए। ये मेंस का सवाल है। तो इसका मतलब क्या है? तो देखो, ये जो हमने पढ़ा अलग अलग, कैपिटल वाले आइटम अलग पढ़े, राजस्व वाले अलग पढ़े। तो बजट के इससे 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। बजट के 2 टुकड़े कर देते हैं, रेवेन्यू बजट। तो रेवेन्यू बजट में जो पूछ रहे मेंस में कि रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में डिफरेंस क्या है, इसका शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। अगर लंबाई में जाओगे तो इंट्रोडक्शन में निकल जाएगा बहुत कुछ आपका। आपको मैं इसकी फ्रेमिंग बता रहा हूँ, मतलब मैं इस योजना के साथ नहीं आया क्लास में कि मुझे खड़े होके फ्रेम करना है। मतलब सवाल ध्यान आ गया तो मैं, इतना तो टाइम हो गया ना पढ़ाते हुए कि हम एक्स टेम्पोर भी खड़े खड़े फ्रेम कर सकते हैं, किसी की इंतजार करने की हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि भारत समेत दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों में बजट के 2 मुख्य विभाजन देखने को मिलते हैं। देश लगा दी, फर्स्ट राजस्व बजट, पूंजीगत बजट। आ रहा समझ में कुछ? पैराग्राफ चेंज किया फिर। अब इसमें आप फंस जाओगे कि राजस्व बजट और इनकी डिफरेंस दिखाने में तो फिर बहुत कुछ लिखना पड़ जाएगा। तो आप इसको शॉर्टकट में ऐसे ले जा सकते हो
कि राजस्व बजट में राजस्व खर्चे और राजस्व प्राप्तियों को दिखाया जाता है, जबकि पूंजीगत बजट में पूंजीगत खर्च और पूंजीगत प्राप्तियों को दिखाया जाता है। बहुत पतली गली से निकल गया आप, यहाँ अंतर बता दिया आपने। फिर मैंने, मेरी बात याद करो कल की, कि प्रश्न में भी इंट्रो होता है, मैंने कल बोला था। प्रश्न पूछने वाले का झुकाव फर्स्ट पार्ट पे नहीं है, सेकंड पार्ट पे इनके आइटम बताइए। अंतर में ही सारा निकाल दिया, ये नहीं करना है। इतना काम निकालना है कि राजस्व बजट में राजस्व खर्चे, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत बजट में पूंजीगत खर्चे, पूंजीगत प्राप्तियां, और ये ध्यान देने योग्य है कि इनको राजस्व खाता और पूंजीगत खाता नाम से भी संबोधित किया जाता है। यानी बजट की जगह अकाउंट भी लिख सकते हो, रेवेन्यू अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है? खाता। राजस्व खाता, राजस्व खाते में राजस्वगत बातें होगी, पूंजीगत खाते में पूंजीगत बातें होगी। आपने कहा अंतर कैसे बताया कि राजस्व बजट में या खाते में राजस्व खर्च और प्राप्तियां लिखी जाती है और पूंजीगत बजट या खाते में पूंजीगत खर्च और प्राप्तियां लिखी जाती है, ये अंतर बता दिया आपने। फिर पैराग्राफ चेंज किया। इन बजटों के घटकों को एक डायग्राम द्वारा दिखाया सकते हैं। इसमें बहुत बढ़िया डायग्राम बन जाएगा आपका। तो आपने डायग्राम बनाया इस तरह से कि बजट लिखा बीच में और दो टुकड़े कर दिए, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। सिर्फ एक मैं कच्चा फ्रेम बना रहा हूं आपको समझाने के लिए कि भाई अभी रिलेट करना पड़ेगा ना, कि अब आप सवाल से रिलेट नहीं करोगे तो हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको कैसे समझ में आएगा कि ये सवाल ऐसे आ गया तो कैसे करेंगे। ये पब्लिक फाइनेंस का जो चैप्टर चल रहा है ये आपके मेंस से टकराता है थोड़ा, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। फिर इसके दो भाग किए आपने, राजस्व खर्च, चाहे उसको किसी को भी पहले लिख लो, इससे फर्क नहीं पड़ता, और राजस्व प्राप्ति ऐसे करके उसका वो देख लेंगे बाद में, या वो फिर आप इस पैटर्न पे उसको कर सकते हो। राजस्व खर्चों में आपने नाम लिखे जो मैंने लिखे भी क्लास में, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, अनुदान, वेतन, पेंशन, जो भी लिखा था। एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाना जरूरी नहीं, दो आइटम आदि लगाना सीखो बस। दो लिख के आदि लगा दोगे तो आपके नंबर नहीं घटेंगे, और दो लिख के छोड़ दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर उनको लगेगा कि अच्छा दो ही होते हैं क्या इनके अनुसार, ऐसे हो जाएगा। समय के साथ भी चलना पड़ेगा ना, मतलब कि समय निकलता जा रहा है, आपका रन आउट हो रहे हो तो फिर कैसे वो। अब राजस्व प्राप्तियों में आपको समझ में आता है तो टैक्स और नॉन टैक्स कर देना। समय मिले तो फिर आप इसमें और आगे जा सकते हो, टैक्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके आगे मत जाना, फिर वो संभलने में मतलब टाइम ज्यादा निकल जाएगा, और मिल रहा स्पीड बहुत फास्ट है तो देख लेना आप। टैक्स नॉन टैक्स लिख के भी आप काम चला सकते हो। तो ये टैक्स का दे दिया, नॉन टैक्स में मतलब दो लिख दिया आदि लगा दो, इसमें भी दो तीन लिखे आदि लगा दो, समझ आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये एक पार्ट खत्म हो गया, फिर दूसरा पार्ट इधर मैथमेटिकल नंबर आएंगे इसमें, अगर आप उस समय मेंस दे रहे होते तो। कि सर अब नहीं आ सकते क्या? आ जाएंगे, वो तो कोई भी सवाल आता रहेगा ऐसे ही आएगा, और क्या आएगा, क्या पूछ लेगा आपसे। ये तो मेंस का हुआ। पीटी का मैंने छुड़वा दिया था ऐसे, है ना, कि साइड में रख दो, याद है ना, मेरे पास साइड में रख दो, क्या साइड में रख दो, फिर से उसको लेके आते हैं। निम्न का अध्ययन कीजिए, तीन चार आइटम दिए, ए बी सी डी, उपयुक्त में से कौन कैपिटल बजट में आएंगे। सुनना, गलती कहाँ हो जाती है हम लोगों से, वर्ड को नहीं पकड़ते हैं, जल्दबाजी करते हैं। अब उसने कैपिटल बजट बोला और बजट में दोनों आते हैं, जैसे ये सवाल था इस वाली साइड का, पूंजीगत बजट में पहला हमने लिखा पूंजीगत खर्च, और यहाँ पे लिखा पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। इनमें से
क्या आइटम वहां दिख रहा है? खर्च है तो भी उसको शामिल करना, क्योंकि उसने पूछा ये नहीं कि पूंजीगत खर्च कौन है, तो न उसने ये पूछा पूंजीगत प्राप्ति कौन है, उसने ये पूछा पूंजीगत बजट में कौन आएंगे। तो खर्च दिख रहा तो उसको भी शामिल करो। कौन सा खर्च? जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह टाइप का। और लोनों की रिपेमेंट दिख रही है, लोन चुका रहे हो, उसको भी शामिल करो। और लोन दे रहे हो उसको भी शामिल करो। लोन चुकाना भी खर्चा है, देयता कम होती है, और लोन देना भी खर्चा है, संपत्ति बनती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पूंजीगत खर्च लिखा क्या, पूंजीगत प्राप्ति लिखा क्या, पूंजीगत बजट लिखा क्या, ऐसे राजस्व खर्च लिखा क्या, राजस्व प्राप्ति लिखा क्या, राजस्व बजट लिखा क्या। बजट लिख दिया तो उसने ये समझ लो कि खर्चे प्राप्तियों सबको ढूंढ के निकालना पड़ेगा और उसको शामिल करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों बातें आपको इसमें बता दी। तो ये खर्च भी लगभग खत्म होने की कगार पे है, लेकिन एक वर्गीकरण और अलग वाला है, उसको हमें एक्स्ट्रा नोट्स बनाने हैं उसके। तो इसके बाद अगला हेडिंग लगाइए। ये वाला जो खर्चा है इसकी जगह आया, ये 1987-88 में आया था। ये वाला वर्गीकरण जिसको अब 17-18 में हटा दिया है इसको। ध्यान रखना है कि यहाँ लिख तो रहे हो लेकिन घर जाके फिर कुछ और ही अर्थ निकाल लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो वर्गीकरण है ये आया था 87-88 में, जिसमें प्लान और नॉन प्लान, ये आपने नाम भी सुना होगा कभी, कि जो पंचवर्षीय ये वर्गीकरण था इस बात पे आधारित कि पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़े खर्चे जो होते थे उनको बोला जाता था योजनागत। मतलब मानक बता रहा हूँ आपको, मानक एक ही दिमाग अब तो है नहीं, खैर ये एक
मानक क्या है? पंचवर्षीय योजनाएं। बस जो खर्च पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड होता था उसको योजनागत, बाकी गैर योजनागत। फॉर एग्जाम्पल, ब्याज भुगतान किसमें आता है? मतलब वैसे ही सोचो तो किसमें आएगा? गैर योजनागत। उसका पंचवर्षीय योजनाओं से ब्याज का क्या मतलब है? वो तो ब्याज तो आप देते ही रहते हो वैसे। वेतन, पेंशन, नॉन प्लान, इस तरह से। तो ऐसे डिफेंस भी नॉन प्लान में आता था इंडिया में। डिफेंस अलग ही डेवलप करते हैं हम। पंचवर्षीय योजनाएं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएटेड प्लानिंग है मतलब। अच्छा, भारत, जो राष्ट्र जितना कमजोर होगा, जो इंसान जितना वीक होगा, उसकी जिंदगी में प्लानिंग की उतनी ज्यादा भूमिका होगी। अगर आपने हमेशा देखा होगा, वेतनभोगी वर्ग हमेशा मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्लानर होता है। इतना हिसाब बिठा के चलता है कि भाई, जो सैलरी कम है, बिजनेस में तो क्या होता है कि कोई लिमिट नहीं है कितना कमा लो आप। वेतनभोगी वर्ग को पता है कि हमारी सैलरी क्या है, और डीए और इंक्रीमेंट वगैरह, कभी कभार बोनस, वो भी छोटे स्तर पे होते हैं। यही स्कोप उसको नजर आता है मतलब। तो इस हिसाब से वो बहुत प्लानिंग से नहीं चलेगा तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। ना उसको मकान बनेगा, ना उसका कुछ होगा। बच्चों की शिक्षा भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। हेफजड़ वे में पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। उसको देखना पड़ेगा कि मेरे को कितना कितना कैसे कैसे आवंटित करना है पैसे का। अमीरों के लिए प्लानिंग का क्या रोल है? वो तो अपनी प्लानिंग करते हैं तो ग्रोथ के लिए करते हैं। अदरवाइज तो उनको क्या जरूरत है प्लानिंग करने की? जिसके पास खूब पैसा, वो क्या प्लानिंग करेगा? तो ये बात जो एक इंसान के लिए आप समझ रहे हो, तो कंट्री के लिए क्यों नहीं समझ आती? मतलब भारत जैसे राष्ट्र जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, या उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए जो धन चाहिए उसकी कमी है। हम कहते हैं ना भाई, झारखंड वगैरह वगैरह, देर आर सो मेनी मिनरल्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। प्रॉब्लम क्या है कि इन्वेस्ट कौन करे? पैसा कहाँ है? मैंने ऐसे किसान भी देखे जिनके पास जमीन बहुत है, कर कुछ नहीं पा रहे। नहीं, उनको कैटलिस्ट नहीं है उस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, something like 2 plus 2 is equal to 4 and two parallel lines never meet. It is so simple as 2 plus 2 is equal to 4। मतलब जितना 2 प्लस 2 बराबर 4 को समझना है, उतना ही आसान ये जो मैं बोल रहा हूँ वो है। किसी भी रिसोर्स को शॉर्ट कर दो आप। आपकी मदर फादर आपको टाइम दे दे कि हमारा तो टाइम यही है कि आपको 1.5 साल में जो करना सो करो। फिर देखो आप, ये जो आराम से बैठे रहते हो ना क्लास के अंदर, और घड़ी देखते रहते हो, जानने का उबासियां खाते रहते हो, और क्या बताया ऐसे करके इशारे करते हो, तो मतलब क्या निकलता है इसका? लूज हो। खूब टाइम दे रखा आपको पेरेंट्स ने, या आपने ले रखा है, कुछ तो हो रखा है ऐसा, तभी तो आराम से बैठे हुए हो कि भाई। कई लोग होते हैं ऐसे मुद्रा में। तो कई बार मैं देखता हूँ कि रोज नए लोग नजर आते हैं। मतलब कई बार ऐसे भी होता है, 2 दिन 10 दिन क्लास होगी तो एक सज्जन नए नजर आ रहे हैं, फिर 2 दिन निकले तो एक सज्जन नए आ रहे हैं। कोई क्या हो रहा है, कोई क्या हो रहा है। इससे ये पता लग रहा है कि चलते हैं, देखते हैं क्लास कैसी चल रही, जरा पता लगाते हैं कैसा पढ़ा रहे हैं। यार कुछ टफ ही पढ़ा रहे हैं, ऊपर से जा रहा है। ऐसे तो सवाल यूपीएससी में नहीं आते, तेरे को समझ आ रहा है क्या? वैलिडेशन, अपनी असफलताओं के लिए प्रमाण चाहिए। मेरे को नहीं आ रहा, ये भी कह दे कि मेरे को नहीं आ रहा, तब तो मैं सही हूं। मतलब सामने वाला भी माइंडसेट समझ जाता है कि ये उत्तर क्या चाह रहा है। मेरे जैसे लोग तो हाँ हाँ, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, ऊपर से जा रहा है सीधा सीधा। ये हाल है। तो वापस मुद्दे पर लौटते हुए, हमने आपको ये निवेदन किया कि जी, जो राष्ट्र जितना कमजोर है, जो व्यक्ति जितना कमजोर है, समय भी संसाधन है, सोचो तो लिख मत देना कहीं, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स नहीं है। मैंने तो नहीं लिखाया ना बताया कहीं, लेकिन कांट ने कहा था कि सत्ता तो 2 ही चीजों की है, टाइम और स्पेस की।
आप लिख दोगे तो नंबर काट देगा आपके। बोले कहाँ से पढ़े हो यार, ये तो है ही नहीं कहीं। तो टाइम शॉर्ट मिला आपको, तो आप ज्यादा तैनात हो गए कि नहीं नहीं, एक एक सेकंड की वैल्यू है मेरी लाइफ के अंदर, ये मिस ना हो जाए कहीं। तो प्लानिंग बेहतर ढंग से आप करते हो। हम लोग भी प्लानिंग में रहते हैं कि भाई आज इतना पढ़ाना है, कितना लेके जाना, कितने क्लास होगी तो बाकी कैसे होगा। इनफिनिट वे में तो आप नहीं चल सकते हो ना। तो हमने क्या किया कि एक वर्गीकरण शुरू किया और धारणा ये बनाई कि जो नॉन प्लान खर्चे होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि हमने उनकी प्लानिंग नहीं करी। और प्लान वाले अच्छे होते हैं। समय गुजरता गया लेकिन राज्य केंद्र के दबाव में आते गए, क्योंकि केंद्र जब उनको प्लान असिस्टेंस देता था, तो प्लानिंग कमीशन इसमें क्रिटिकल एजेंसी होता था। योजना आयोग, योजना आयोग की गलियारों में मुख्यमंत्री आम आदमी की तरह बैठे रहते थे, जैसे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब प्लानिंग कमीशन के वो आएंगे वाइस चेयरमैन, फिर वो डिस्कस करेंगे, घंटी बजा के बुलाएंगे कि भेजो उनको। जो राज्य का बॉस है वहां पे बाहर बैठा हुआ है, सर हमारी स्कीम और ये फंडिंग नहीं आई, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, वी आर डिस्कसिंग इट। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की आदत पड़ गई कि एक प्लानिंग कमीशन बना हुआ, वो इकोनॉमिक्स का इंस्टीट्यूट है, उसको आर्थिक कैबिनेट तक की संज्ञा मिली हुई थी। आर्थिक कैबिनेट, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही नहीं है हमारे इंडिया में, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में उसको आरोपित किया गया। अब इसमें क्या हो गया कि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज भी कोई प्लान इंप्लीमेंट करना है, पहले प्लानिंग कमीशन के पास फाइल भेजेंगे, प्लानिंग कमीशन हरी झंडी देगा तो वो मिनिस्ट्री उसको आगे बढ़ाएगी। ऐसा लग रहा था कि ये केंद्र राज्यों के बीच में वैमनस्य का एक पॉइंट बन रहा है। और एक वो राष्ट्रपति शासन, राजनीति विज्ञान में वो एक पॉइंट होता था राज्य और केंद्र के बीच में, जो ये SR बोमई केस के आने के बाद खास तौर से ज्यादा डिसिप्लिन में आ गई गवर्नमेंट की। अब बार बार राष्ट्रपति शासन तो ऑलमोस्ट नीली नजर आता है हमें, राष्ट्रपति शासन कहाँ देखने को मिलता है आमतौर पे। और इधर प्लानिंग कमीशन को फिर हमने रिमूव कर दिया, हटाओ इसको। मोदी जी आए, उन्होंने कहा हटा दो इसको, नीति आयोग लेके आओ और राज्यों को भी प्लानिंग में इन्वॉल्व करो। उसका एक जनरल बॉडी बनाया, उसमें राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया और नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा लागू करेंगे। और इस तरह की बातें हुई, हालांकि इसकी भी आलोचना होती है, वो किस सेंस में होती है वो मेंस में हम डिस्कस आगे चलकर कर सकते हैं। जब प्लान ही नहीं रहे तो वर्गीकरण क्यों रहना चाहिए। तो प्लान नॉन प्लान के वर्गीकरण, एक रंगराजन कमेटी भी थी, उसने भी सजेस्ट किया था, तो ये हटा दिया हमने और उसकी जगह एक नया ले आए। तो नया क्या है उसको एक डायग्राम से दिखाएंगे। तो निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है, संक्षेप में लिखा मैंने। क्या दिखाया जा सकता है, ये सार्वजनिक खर्च का नया वर्गीकरण। एक डायग्राम बना, बीच में लिखना है पब्लिक एक्सपेंडिचर। स्कीम एक्सपेंडिचर इंग्लिश में लिखे थोड़ा, देखते हैं। चले यहाँ तक चलिए आप, स्कीम और स्कीम के अलावा मतलब नॉन स्कीम हो गया। अगर हो गया तो मैं इधर स्लाइड करूंगा इसको थोड़ा, इस इधर ले जा रहा हूँ।
इसको दो भागों में डिवाइड करना है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंटर सेक्टर स्कीम्स, मतलब स्कीम में दो प्रकार की स्कीमें हैं। केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, स्पॉन्सर का मतलब प्रवर्तन होता है, प्रवर्तित वर्ड आएगा, केंद्रीय प्रवर्तित योजनाएं, और केंद्र क्षेत्र योजनाएं, ऐसे करके दो विभाजन है इसके। इसका मतलब भी देखेंगे। अब इसके विभाजन करने हैं आप। तो ये साइड तो कंप्लीट हो गई है, और अब ये जितने ये स्कीमों से रिलेटेड खर्चे हैं वो सब स्कीम में जाएंगे, और ये नॉन स्कीम जो बचा हुआ है इनको छोड़ के बाकी सब खर्चे नॉन स्कीम कहलाएंगे। इनके लिए सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है, एक लाइन भी नहीं, दो वर्ड्स लिखने, अदर एक्सपेंडिचर।
अन्य खर्चे, मतलब अन्यों का अर्थ इधर से है, मतलब इनको छोड़ के जो बाकी के खर्चे उनको नॉन स्कीम, और इसकी कंफर्मेशन मैं आपको बजट डॉक्यूमेंट से भी कराऊंगा, बजट की प्रेजेंटेशन में भी आएगा ये। तो अब इसमें क्या है कि ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें होती है, जिनका वर्गीकरण इस आधार पे जो किया है इन्होंने, शिवराज सिंह सर ने, इनका मेन जो स्पॉन्सर बढ़ा रहा है, तो ये फाइनेंस करता है केंद्र, इसको अपना एक हिस्सा देता है राज्यों को, और वो भी पहाड़ी राज्यों और मैदानों के हिसाब से डिफरेंस आता है उसमें, स्कीमों के रेशियोज अप डाउन होते हैं। जो अनुदान का पार्ट होता है, मतलब जो फंडिंग करता है, सही फंडिंग तो अनुदान के रूप में ही होती है, और फंडिंग का मतलब ही क्या है यहाँ पे, ये अनुदान के रूप में फंड करता है, इनको लोन वोन नहीं है यहाँ पे, अनुदान देगा और अनुदान वापस नहीं लेगा। और लेकिन ये फ्री लंच नहीं है कि आप फ्री फोकट का खाना खा रहे हो और उसमें मतलब आपको कोई कॉस्ट नहीं आ रही है। स्टेट ऑटोनॉमी पर इसका इम्पेक्ट आता है, क्योंकि ये जितने स्कीमें हैं, ये इनका ज्यादा, ये जो टॉपिक्स होते हैं जिनसे रिलेटेड ये स्कीमें होती है, ये राज्य सूची के होते हैं। बतौर एग्जाम्पल हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को उद्धृत कर सकते हैं इस क्लास में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज अ स्कीम ऑन ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड योजना है और ये राज्य सूची में आता है एग्रीकल्चर। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें क्या होता है कि किसानों की एक इनकम का बीमा हो जाता है, मतलब खेत में जैसे 2 लाख रुपए की इनकम आने की आपको संभावना लग रही है, तो 2 लाख की अमाउंट की बीमा हो जाती है। अगर किसान को इससे कम इनकम आती है, फसल बेचने से, प्राकृतिक आपदा, खड़ी फसल का नुकसान, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, जैसे कि खलिहान पे फसल कट के पड़ी लेकिन बारिश आ गई अचानक से, क्योंकि भारत में क्या हुआ कि अपने क्रॉपिंग साइकिल को छोटा कर दिया, क्लाइमेट थोड़ी छोटा हुआ, मतलब तो आप 3 फसलें उगा रहे हो, आसमान में बादल छा ही रहे हैं, मतलब तो जलवायु से मैच नहीं कर रहा ना ये। अगर आपके पास वहां पर भंडार गृह बना हुआ हो, किसान इतने पैसे वाले हमारे इंडिया में होते तब तो बात ही क्या होती। 86% किसान लघु और सीमांत प्रकार के हैं, घर क्या बनाएंगे वो, मतलब फसल को रखने के लिए घर खलिहान के ऊपर तो ओपन ही रहता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस 14 दिनों तक का कवर्ड है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। फसल काटने, पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल काटने के बाद का नुकसान, 14 दिन तक का, मतलब आपकी फसल पड़ी पड़ी खराब हो गई, बारिश गिर गई, फसल कट चुकी है, और 14 दिन की पीरियड में कोई पड़ोसी ने गुस्से में आके आपके उसमें आग लगा दी, करते हैं ऐसे पड़ोसी, ये काम होते रहते हैं। कुछ नहीं, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो राशि आपकी बीमित हो चुकी है वो मिलेगी आपको। लेकिन साइंस, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का एक रिसर्च है कि कम किसान इसके बारे में जानते हैं, तो एक अलग बात है। जब किसानों को नॉलेज ही नहीं है तो बीमा कहाँ से कराएंगे तो ये और चक्कर है। लेकिन इसमें 2 लाख रुपए का मान लो बीमा हुआ, तो बीमा कंपनी फ्री में बीमा नहीं करती है किसी का भी, वो प्रीमियम लेगी। जैसे गाड़ियों में नहीं होता थर्ड पार्टी बीमा, मतलब आपकी गाड़ी से किसी को टक्कर लग जाए और वो आदमी की डेथ हो जाए, तो उसकी बीमा करा रहे हो आप, जिसका पता ही नहीं है आपको कि किसको टक्कर लग सकती है, इसलिए वो क्या होगी, थर्ड पार्टी होगी। और बीमा होने से क्या होता है कि जज को आराम से हर्जाना सुनाने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बीमा कंपनी पेमेंट करेगी। इसलिए पुलिस वाले चालान बना देते हैं आपका, बीमा नहीं है तो रुकवा देते हैं गाड़ी को, बीमा क्यों नहीं कराया आपने, इस तरह का। बाकी भी कवर रहता है आपका, जो भी गाड़ी टूट जाती है, चोरी हो जाती है, ये सब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होता है, तो ऐसे वो बीमा, तो बीमा कंपनी एक रिस्क उठा रही है, और उसको पता है कि थर्ड पार्टी भी कम से कम ऐसा तो होगा कि इसके सामने गाड़ी आ जाएगी तो साइड में हट जाएगा, तो हर आदमी चूंकि जीवन को बचाता है, इस चोरी पे बीमा कंपनी काम कर रही है कि कोई मरना नहीं चाहता और इस चक्कर में हमें प्रीमियम मिलता रहेगा, और कोई मारना भी नहीं चाहता क्योंकि वो जेल चला जाएगा,
तो न तो मारने वाला मारना चाहेगा, न मरने वाला मरना चाहेगा, तो इस चक्कर में हमें प्रीमियम मिल जाएगा। और फिर भी गलतियां तो होती ही रहती है, तो वो फिर स्टडी करेगा कि कितना परसेंट लोग मर जाते हैं, तो कितनी हमारी वो चली जाती है और कितना हमें टोटल प्रीमियम से मिल जाता है। अगर इस गणित में बिजनेस बढ़िया हो रहा है तो करते रहिए, और नहीं तो बाहर निकल जाइए बिजनेस से। तो फसल बीमा भी इसी तरह का है। 2 लाख का बीमा वो प्रीमियम लेगी, माना कि 10% प्रीमियम ले रही है तो 20,000 रुपए लेगी। अब आपका भाग्य है, अगर आपकी फसल डूब गई तो 20,000 रुपए तो आपने दिए, लेकिन 2 लाख रुपए कंपनी आपको हर्जाना दे देगी। और नहीं डूबे तो आपके 20,000 गए, फिर अगले साल फिर बीमा कराइए, ऐसा चलता रहेगा। मतलब तो इसमें क्या है कि हमारी सरकार तो जानती है ना, किसान भले ना जाने कि ये साउथ वेस्ट मानसून वगैरह वगैरह, भारत मानसून पर निर्भर। पंडित नेहरू जी बहुत पहले बोले थे कि भारतीय किसान तो ये जुआ खेलते हैं मानसून पर, भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। तो हमारी सरकार ने बोला कि चलो एक योजना लाते, पहले भी योजनाएं थी लेकिन उनमें प्रीमियम ज्यादा होते थे। तो सरकार ने क्या किया कि प्रीमियम बीमा कंपनी जो रखना सो रखे, किसान को 2% ही देना पड़ेगा अगर खरीफ की फसल है तो। अब कंपनी 10% ले रही है तो भी किसान को कितना देना, 2, बाकी बच गया 8%। 20,000 में से 2 ही किसान को देने हैं ना, एक तरह से 4,000 देने हैं, बाकी जो 16,000 है 2% के हिसाब से 4 बना ना, मतलब बाकी 16,000 है वो आधा आधा डिवाइड करेंगे, केंद्र आधा देगा और राज्य आधा देंगे। तो राज्य को फायदा हुआ ना इसमें, नहीं तो उसको खुद को सारी बीमा सुविधा देनी पड़ती, लेकिन केंद्र कह रहा है कि आधा मैं दूंगा। टॉपिक तो तुम्हारा है लेकिन मैं दे रहा हूं तुम्हें, अब मैं दे रहा हूं तो मेरी माननी पड़ेगी। तो इस स्कीम का नाम मैं जो रखूंगा वो रखना पड़ेगा, और ये स्कीम जैसे चलेगी उसके गुण कौन से होंगे, कौन क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे, ये सब में मेरी चलेगी। अगर मंजूर है तो लागू करो तो मैं फंड करूं, नहीं मंजूर है तो मैं नहीं करूं, ऐसे है। तो ये आप आजकल का एक अखबार पढ़ेंगे तो एक स्टेट का मैटर अभी आया था बीच में, अचानक से मैं लिखते लिखते याद कर रहा था लेकिन वो मेरे माइंड में आ ही नहीं रहा, किसी न किसी कारण से मिस कर जा रहा हूँ उसको। अभी बीच में एक स्टेट और केंद्र के बीच में कल या परसों के अखबार में देखा था मैंने कहा ये क्लास में मैं यूज करूंगा, लेकिन वो माइंड से निकल गया, मैंने नोट डाउन नहीं कर पाया उसको। मेरे को ये थोड़ा सा था कि ध्यान रह जाएगा लेकिन नहीं रह पाया। लेकिन केरला का मेरे को ध्यान है, सर्व शिक्षा अभियान वगैरह को लेकर केरल का कहना है कि भाई हमारे को तो इसकी जरूरत ही नहीं है, हमारे यहाँ शिक्षा इतनी है, आप कोई और कर दो। अब जो स्कीम है उन्हीं में से फायदा उठा पाओगे, ये भी चक्कर है इसके अंदर। मान लो स्कीम आ रही सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड, आप कह रहे हो हमें जरूरत ही नहीं है, तो वो फिर फंडिंग नहीं होगी। अब आपको कि हमें कोई और तरीके से दे दो तो वो कहेंगे नहीं ये अलाउड नहीं है। ये समस्या इसको लेकर है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि केंद्र कह रहा विषय तुम्हारा, वित्त हमारा और मर्जी हमारी, मंजूर हो तो लागू करो नहीं तो छोड़ सकते हो। तो बजट तो राज्यों का हम देख ही चुके, इनकम टैक्स राज्यों को नहीं मिलता, सीआईटी राज्यों को नहीं मिलती, जितने टैक्स डायरेक्ट जिनके 2-4 के नाम जो मैंने आपको बताए सारे लंप सम है। देश ग्रोथ करेगा उनको कोई फायदा नहीं होगा, उनको तो एक लंप सम मिलता है, तो रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा उतना। ज्यादा अच्छा रेवेन्यू आ रहा है SGST से, जिसकी बात मैं आगे करूंगा, या शराब के ऊपर जो एक्साइज लगाते हैं उससे आ रहा है, या पेट्रोल डीजल के ऊपर जो स्टेट टैक्सेस लगते हैं जो मैंने आपको कार्बन टैक्स के दौरान लिखाए थे उनसे आ रहा है। लेकिन उनका हाथ थोड़ा सा तंग हो जाता है, जिसकी वजह से राज्य मजबूरीवश इन योजनाओं को लागू करते हैं। लेकिन ये योजनाएं बहुत प्रॉब्लम में रही है ये। फिर ये मुख्यमंत्री थे उन दिनों, इनको कहा कि आप ही करो इसके बारे में सजेशन। तो इन्होंने 3 वर्गीकरण पेश किए कि ये होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि संख्या कम रखो, आप ज्यादा संख्या नहीं चाहिए, कम संख्या रखो। तो इसमें मामला ये था, वसुंधरा राजे जी ने तो नीति आयोग की पहली बैठक में कहा कि ये स्कीमें केवल 10 रह जानी चाहिए। उस दिन वो अखबार मेरे को भी नहीं समझ आया कि ये 10 की क्यों बोल रही है, क्योंकि फंडिंग तो इनको ज्यादा आती है अगर ज्यादा स्कीमें है। तब फिर उनकी व्याख्या पढ़ी मैंने कहीं कि वो एक ऑल्टरनेटिव दे रही थी, वो अखबार में नहीं आया था। ऑल्टरनेटिव वो ये दे रही थी कि इन स्कीमों को तो आप कम कर दो क्योंकि इससे हम दबाव में आते हैं, अगर आपको पैसा देना ही है तो वित्त आयोग के रूट से दो ज्यादा। इसलिए 14वें वित्त आयोग ने 42% हिस्सा कर दिया था राज्यों का, जंप दिलाया मतलब।
32 से सीधा ही 42, उसके पीछे टेक्निकल पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, राज्यों को वित्त आयोग से जो पैसा मिलता है केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा, ये भी हमारी क्लास में आएगा। जब आप हिस्से की बात करते हो कि ये हिस्सा आपका है, तो फिर शर्त नहीं होती है उसमें। जब आपको हिस्सा दे दिया तो आप अपनी मर्जी से जो भी अच्छा लगे करो। वित्त आयोग ऐसी कोई शर्त नहीं लगाता है, वो कह रहा है आपको करों में ये हिस्सा ये आपका बनता है और एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से आपको ये बन रहा है। अब आप ये हिस्सा पकड़ो, आपको जो यूज करना जैसे करना है वैसे करो, हमारी तरफ से कोई इसके ऊपर बंधन नहीं है। ज्यादा फ्रीडम किससे मिलती है? वहां से। और केंद्रीय योजनाओं से जो पैसा जाता है वहां पर या तो केंद्रीय मंत्रालय दखलंदाजी करेगा और राज्य कहीं ना कहीं सफोकेटेड फील करेंगे। ये बात आज नहीं तो कल आपको समझनी ही पड़ेगी। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉलिटिकल कनेक्शन बनते हैं ना केंद्र राज्यों के बीच में, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की आपको आवश्यकता है। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों की स्थिति, ये पूरा का पूरा ये केंद्र चलाता है इनको, इसमें कोई फाइनेंस नहीं होता, 100% केंद्र की योजनाएं होती है और सेंटर सेक्टर स्कीम है, इनको लेकर वो बात नहीं जो इधर है। इस तरह से ये स्कीम और नॉन स्कीम का वर्गीकरण। तो खर्च का सब जो भी है, नया वाला भी ये अलग से डिस्कस होता है और राजस्व पूंजीगत अलग से डिस्कस होता है। इनका मतलब अलग है, उनका मतलब अलग है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।